शान्यू कॉकटेल बार के बाहर की नियॉन लाइट्स की चमक जियांग ताओ के चेहरे पर पड़ रही है, जहां वह हल्का मुस्कुराते हुए वांग फेई को भीड़ में उछल होते देख रहा है। हवा में सिगरेट के धुएं और महंगी शराब की मिलीजुली गंध है, और वांग फेई के जूतों की आवाज कंक्रीट पर तेजी से गूंजकर शांत हो जाती है। जियांग ताओ अपनी मुट्ठी को धीरे से खोलता है और बंद करता है, मानो उन चोटों की गर्माहट को महसूस कर रहा हो जिन्हें उसने चंद मिनट पहले ही पैसों के बदले सहा था। वह एक गहरी सांस लेता है और बार के शोर शराबे वाले दरवाजे से दूर अंधेरी सड़क की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। रात का 1 बज रहा है और शहर की ठंडी हवा जियांग ताओ के चेहरे को छूती है, जो बार की उमस भरी गर्मी के बाद उसे सुकून देती है। वह सड़क किनारे खड़ा होकर एक खाली टैक्सी को हाथ देता है, जबकि हेडलाइट्स की पीली रोशनी उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि की चमक पैदा कर रही है। जियाओ शानहे के अपने छोटे से किराए के कमरे में पहुंचकर जियांग ताओ बिस्तर पर गिरता है और कांपते हाथों से अपना फोन निकालता है। कमरे की पीली और मध्यम रोशनी में फोन की स्क्रीन चमकती है, जहां डिजिटल अंक उसकी पूरी जिंदगी बदलने का इशारा कर रहे हैं। स्क्रीन पर 80,145.66 फीट का बैलेंस देखते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वह फटी हुई चादर पर हाथ मारकर जोर से हंस पड़ता है। वह पुरानी जमापूंजी के उन चंद रुपयों को याद करता है और सोचता है कि आज की रात ने उसके कंधों से कितना बड़ा बोझ हटा दिया है। वह अपने गाल के उस हिस्से को सहलाता है जहां वांग फेई ने घूंसा जड़ा था, लेकिन दर्द के बजाय उसे वहां नोटों की गूंज सुनाई देती है। उसकी मुस्कुराहट इतनी गहरी है कि अंधेरे कमरे में भी उसकी सफेद दांतों की चमक साफ दिखाई दे रही है। हर महीने बस एक बार ऐसा हो जाए, वह बड़बड़ाता है और छत की ओर देखते हुए अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगता है। उसे अब पुराने कर्जदारों के चेहरों का खौफ नहीं सताता, बल्कि एक नई आजादी का एहसास उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वह अपनी आंखें मूंद लेता है और भारी नींद के आगोश में समा जाता है, जबकि बाहर शहर की हल्की शोरशराबे वाली आवाजें लोरी की तरह काम करती हैं। उसकी सांसें अब शांत और गहरी हैं, क्योंकि कल की सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आने वाली है। अगली सुबह 7 बजे की सुनहरी किरणें खिड़की के दरारों से झांककर जियांग ताओ के चेहरे को सहलाती हैं। वह एक ताजगी भरी अंगड़ाई लेता है और अपनी पुरानी शर्ट पहनकर कर्ज से मुक्ति पाने के संकल्प के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। गांव के पास की मटन सूप की दुकान से भाप निकल रही है और मसालों की तीखी खुशबू हवा में तैर रही है। जियांग ताओ एक कोने वाली मेज पर बैठता है और मटन सूप के बड़े कटोरे को ऐसे देखता है जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती पकवान हो। गर्म मटन सूप का पहला घूंट उसके गले से उतरते ही उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। वह बड़े से पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसे सूप में भिगोकर खाते हुए अपने इर्दगिर्द की साधारण दुनिया को एक विजेता की नजर से देखता है। बिल चुकाने के बाद वह दुकान से बाहर निकलता है और अपनी गर्दन को शान से अकड़ाता है। आज उसका मन हल्का है, जैसे उसके जूतों के नीचे जमीन नहीं बल्कि बादल हों, और वह अपने दैनिक काम की तलाश में आगे बढ़ जाता है। दोपहर के सूरज की तपिश के बीच जियांग ताओ अपने फोन पर वीचैट खोलता है और एक एक करके उन सभी लोगों को पैसे ट्रांसफर करता है जिनका उसने कर्ज लेना था। हर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज उसके दिल पर रखे एक भारी पत्थर को हटा देता है। जब आखिरी कर्ज भी चुका दिया जाता है तो वह फोन को अपनी जेब में डालता है और एक लंबी सुकून भरी सांस छोड़ता है। उसे महसूस होता है कि अब वह दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, बिना किसी शर्म या दबाव के। शाम के 4 बजते ही उसके फोन की वाइब्रेशन उसे एक झटके से हकीकत में वापस लाती है। स्क्रीन पर ब्रदर वांग का नाम चमक रहा है और जियांग ताओ के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक एक गंभीर चिंता में बदल जाती है। क्या? भाभी को जियांग ताओ की आवाज लड़खड़ाती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। दूसरी तरफ से वांग लियानमिंग की हिचकिचाती और टूटी हुई आवाज उसे गर्भाशय के कैंसर की खौफनाक खबर सुना रही है। जियांग ताओ का दिल जोर से धड़कने लगता है, हालांकि उसे इस खबर का आभास पहले से था, लेकिन इसे हकीकत बनते सुनना एक भारी हथौड़े की चोट जैसा है। वह फोन को कसकर पकड़ता है और सांत्वना के शब्द ढूंढने की कोशिश करता है। मैं अभी आ रहा हूं ब्रदर वांग, आप बस हौसला रखिए, वह फोन पर कहता है,
जबकि उसका दिमाग तेजी से उन चीजों की लिस्ट बनाने लगता है जो अस्पताल में काम आ सकती हैं। वह काम छोड़कर तुरंत अपनी गाड़ी की ओर दौड़ता है। अस्पताल जाने से पहले वह यूडोंगडोंग की सुपरमार्केट में रुकता है, जहां कांच की अलमारियों में सजी शराब की बोतलें कल की याद दिलाती हैं। यूडोंगडोंग मजाक करता है, लेकिन जियांग ताओ के चेहरे की गंभीरता देखकर वह तुरंत शांत हो जाता है। जियांग ताओ पागलों की तरह सुपरमार्केट की गलियों में घूमता है और नए स्टेनलेस स्टील के डिब्बे, तौलिए, साबुन और ब्रश उठाता है। वह चाहता है कि वह अपनी तरफ से हर छोटी से छोटी सुविधा भाभी के लिए जुटा सके। अस्पताल की गंध, दवाइयों और कीटाणुनाशक की तीखी महक जियांग ताओ का स्वागत करती है जब वह लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंचता है। ऑन्कोलॉजी विभाग की गलियों में पसरा सन्नाटा उसे अंदर तक झकझोर देता है। कमरा नंबर 718 के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे वांग लियानमिंग दिखाई देता है, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। जैसे ही वांग की नजर जियांग ताओ पर पड़ती है, वह किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलने की तरह उसे गले लगा लेता है। एक 40 साल का मजबूत आदमी जियांग ताओ के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह सुबकने लगता है। जियांग ताओ खामोशी से उसे पकड़े रहता है, जबकि अस्पताल की सफेद रोशनी इस दर्दनाक दृश्य को और भी निष्ठुर बना देती है। बिस्तर पर लेटी हे फेंग को देखकर जियांग ताओ को गहरा सदमा लगता है। कल की वह खिलखिलाती महिला आज एक मुरझाए हुए फूल की तरह पीली और कमजोर लग रही है। उसकी आंखों की चमक गायब है और वहां सिर्फ अनिश्चितता का गहरा काला घेरा है। जियांग ताओ, तुम आ गए। हे फेंग की आवाज इतनी धीमी है कि उसे सुनने के लिए झुकना पड़ता है। वह कोशिश करती है मुस्कुराने की, लेकिन कैंसर का खौफ उसकी मुस्कान को आधा ही रहने देता है। हे फेंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब वह अपने छोटे बच्चों कोंग कोंग और नान नान का जिक्र करती है। उसकी ममता की तड़प कमरे की हवा में साफ महसूस की जा सकती है, जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। वांग लियानमिंग अपनी पत्नी का हाथ थामता है। उसके अंगूठे से हे फेंग की उंगलियों को सहलाते हुए वह बार बार दोहराता है, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें होना ही होगा। कमरे की खामोशी में यह वादा एक प्रार्थना की तरह गूंजता है। जियांग ताओ कमरे के एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहा है और उसे एहसास होता है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, असली दौलत तो अपनों का साथ और सेहत है। वह खिड़की के बाहर ढलते सूरज की लालिमा को देखता है, जो एक लंबी लड़ाई की ओर इशारा कर रही है। मुलाकात का समय खत्म होने पर जियांग ताओ धीरे से वांग को बाहर ले जाता है और उसे पैसों की मदद की पेशकश करता है। उसके पास अब बैंक में पैसे हैं और वह उन्हें अपने भाई जैसे दोस्त के लिए कुर्बान करने को तैयार है। वांग लियानमिंग धीरे से मना कर देता है और अपनी जमा पूंजी का जिक्र करता है जो उन्होंने घर खरीदने के लिए जोड़ी थी। उसकी आंखों में एक पिता का दृढ़ संकल्प है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। जियांग ताओ अस्पताल के गलियारे से गुजरते हुए सफेद दीवारों को देखता है, जो अनगिनत कहानियों और दर्दों की गवाह हैं। वह महसूस करता है कि आज उसने जो सामान खरीदा है, वह सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि उसकी भाभी के लिए उसकी दुआएं हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते समय जियांग ताओ का प्रतिबिंब स्टील की दीवारों पर दिखता है, जो कल के मुकाबले कहीं ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आ रहा है। वह अब सिर्फ एक कर्जदार लड़का नहीं, बल्कि एक रक्षक की भूमिका में ढल चुका है। अस्पताल के बाहर की ताजी हवा उसे दोबारा अपनी ओर खींचती है, जहां रात का अंधेरा फिर से शहर को घेरने लगा है। वह अपनी गाड़ी की चाबी घुमाता है और ठंडी सीट पर बैठकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह अपने फोन पर शूली को एक मैसेज भेजता है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलती हैं। वह जानता है कि आज की रात वह घर देर से जाएगा, लेकिन उसका दिल इस बात से शांत है कि उसने किसी की जिंदगी में रोशनी की एक किरण जगाई है। सड़क पर गाड़ियों की लाइटें एक लंबी लकीर की तरह दिख रही हैं और जियांग ताओ अपनी गाड़ी को उस धारा में शामिल कर देता है। वह मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे फेंग की बीमारी शुरुआती चरण में ही ठीक हो जाए और वह घर लौट सके। कहानी के इस मोड़ पर जियांग ताओ समझ जाता है कि औरतें स्वभाव से कमजोर होती हैं, लेकिन मां के रूप में वे चट्टान बन जाती हैं, और यही वह ताकत है जो इस परिवार को इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। वह अंधेरी सड़क पर अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जलाता है, जो सामने के रास्ते को साफ साफ रोशन कर देती हैं।
रात के 7:30 बज रहे थे जब जियान ताओ शियाओशानहे की अपनी संकरी और अंधेरी गली में दाखिल हुआ, जहां हवा में पुरानी दीवारों की सीलन और खामोशी घुली हुई थी। किराए के उस छोटे से कमरे में ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी कांप रही थी जब उसने भारी कदमों से अंदर आकर अपनी थकावट को चारपाई पर पटक दिया। पुरानी केतली से उठती भाप और इनेमल के बर्तन में भीगते 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू उस सूने कमरे में उसकी तन्हाई का इकलौता साथी थी। नूडल्स का कटोरा अभी आधा ही खाली हुआ था कि उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी और शूली की वीडियो कॉल की घंटी ने सन्नाटे को चीर दिया। स्क्रीन पर गुलाबी पायजामे में लिपटी शूली का चेहरा उभरा, जिसकी आंखों में फिक्र और लकीरों में दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। भाभी की हालत कैसी है? उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो जियान ताओ के दिल की धड़कन को एक पल के लिए भारी कर गई। कैंसर है, शुरुआती स्टेज का। डॉक्टर कहते हैं। वक्त रहते पता चल गया तो उम्मीद बाकी है। जियान ताओ ने नूडल्स चबाते हुए अपनी आवाज को सख्त बनाने की नाकाम कोशिश की। शूली के चेहरे पर एक उदास साया लहरा गया। इतनी भली मानस हैं वो, उनके साथ ही ऐसा क्यों होना था? जियांग ताओ ने अपनी नजरें झुका लीं और दृढ़ता से कहा, मैं कुछ पैसे भेज रहा हूं, कल तुम माँ और बहन को लेकर अस्पताल जाओ, सबका चेकअप होना चाहिए। अपनी सुरक्षा से ज्यादा परिवार की फिक्र में डूबी शूली ने इस बार बिना किसी बहस के हामी भर दी, जैसे वह भी अनहोनी के डर से सहम गई हो। वहां 9 वैलेंट वैक्सीन भी मिल रही होगी न? तुम और माँ लोग वो भी लगवा लो। जियांग ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी जेब की फिक्र को पीछे छोड़ दिया। शूली के चेहरे पर असमंजस छा गया, पर वो तो बहुत महंगी है। एक इंसान के हजारों लग जाएंगे, 4 लोगों के लिए 20,000 कहां से आएंगे? घर के कर्ज का बोझ और तंगहाली का साया उनके बीच एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था, जिसने एक पल के लिए दोनों को खामोश कर दिया। वैक्सीन के लिए जल्दी क्या है? पहले यह मुश्किल वक्त कट जाए, फिर देख लेंगे। शूली की आवाज में गरीबी की वो मजबूरी थी जो अक्सर समझदारी का मुखौटा पहन लेती है। कॉल कटने के बाद जियान ताओ ने कांपते हाथों से 20,000 युआन ट्रांसफर किए और खाली कटोरे के तलवे में बची सूप की आखिरी बूंदों को ऐसे पिया जैसे वह अपनी लाचारी को निगल रहा हो। एक सिगरेट सुलगाकर उसने धुएं के छल्ले छोड़े और उसकी नजरें फोन की स्क्रीन पर टिक गईं, जहां सिस्टम की खुफिया जानकारी का काउंटडाउन चल रहा था। रात के 12 बजते ही सन्नाटा गहरा गया और जियांग की आंखों में एक नई चमक उठी। सिस्टम ने अपनी गुप्त सूचना का पिटारा खोल दिया था। विलोंगुआन बैंक की शाखा, एटीएम नंबर 3 और एक दुर्लभ नोट जिसकी कीमत 40,000 है। जियांग के दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह बजने लगी। वह नोट कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि किस्मत का वो दरवाजा था जिसकी चाबी सिर्फ जियांग के पास थी। रात के उस पहर में उसने अपना पुराना काला कोट पहना, ऊनी टोपी से चेहरा ढका और मास्क लगाकर खुद को एक साये में तब्दील कर लिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उसने अपनी पुरानी 4.2 मीटर की ट्रक स्टार्ट की और सुनसान सड़कों पर निकल पड़ा, जहां केवल स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी उसका पीछा कर रही थी। बैंक के बाहर पहुंचते ही उसकी नजरें 3 एटीएम मशीनों पर पड़ी, जिनमें से बीच वाली मशीन से एक रहस्यमयी सुनहरी आभा फूट रही थी। एटीएम के केबिन में घुसते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। मशीन के बटन दबाते वक्त उसके हाथ उम्मीद और डर के मारे कांप रहे थे। पहली बार में निकली 76 नोटों की गड्डी को उसने पागलों की तरह खंगाला, लेकिन वहां केवल साधारण नंबरों का ढेर था। पैसे वापस जमा करके उसने दोबारा कोशिश की। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। लिमिट खत्म होने वाली थी और यह आखिरी मौका था। तीसरी बार जब मशीन ने नोट उगले तो गड्डी के बीच में एक नोट से वैसी ही सुनहरी चमक निकली जैसी सिस्टम ने दिखाई थी। नोट का नंबर था DZ 44444444 एक ऐसा किलिन नंबर जो उसकी गरीबी के सीने पर आखिरी प्रहार करने वाला था। आधी रात का सन्नाटा जियांग ताओ के छोटे से किराए के कमरे में पसरा हुआ था, जहां पीली रोशनी के नीचे वह अपनी मेज पर बैठा था। उसने कांपते हाथों से एक के बाद एक 3 सिगरेट फूंक डाली। धुएं के छल्ले उसकी आंखों के सामने किसी जादुई ख्वाब की तरह तैर रहे थे। सामने मेज पर रखा वह नोट किसी बेशकीमती रत्न की तरह चमक रहा था, जिस पर अंकित 4 फीट के अंकों की कतार जियांग के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। पिछले 2 दिनों में हुई 120,000 की कमाई उसके लिए किसी अवास्तविक सपने जैसी थी, जिसे वह खोना नहीं चाहता था। उसने अपना फोन उठाया और उस दुर्लभ बैंकनोट की हर कोण से तस्वीरें लीं। कैमरे का फ्लैश उस ठंडी रात में बार बार कौंध रहा था।
क्लिक क्लिक की आवाज उस शांत कमरे में किसी जीत के नगाड़े जैसी गूंज रही थी, जिसे वह अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता था। उसने पुरानी सोफे की दरारों से मिले पैसों और अपनी घड़ी की बिक्री का जिक्र अपनी पत्नी जूली से नहीं किया था, क्योंकि वह स्पष्टीकरण के जाल में नहीं उलझना चाहता था। छिपाने का यह बोझ उसके माथे पर पसीने की एक पतली लकीर बनकर उभर आया था। उसने मन ही मन एक कहानी बुनी कि यह दुर्लभ नोट उसे किसी ग्राहक ने डिलीवरी के दौरान दिया था। भले ही यह बहाना कमजोर था, पर उसे यकीन था कि उसकी मासूम पत्नी मान जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और उस नोट को अपनी पुरानी हिसाब की डायरी के पन्नों के बीच सुरक्षित दबा दिया। अगली सुबह 7 बजे जब अलार्म बजा, तो जियांग की आंखें बिना किसी आलस के झटके से खुल गईं, जैसे किसी शिकारी को अपनी मंजिल का एहसास हो गया हो। उसकी रगों में एड्रेनालिन का संचार हो रहा था। आज पैन गार्डन की गलियों में उसकी किस्मत का अंतिम फैसला होना था। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने साधारण कपड़ों को ठीक किया और कंधे पर अपना पुराना बैग लटका लिया, जिसमें वह नोट किसी बम की तरह रखा था। कमरे से बाहर निकलते समय उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे वह अपनी गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा हो। मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान पर बैठकर उसने गरम मेने का सूप और कड़क रोटी का नाश्ता किया। सूप की गर्माहट उसके गले से उतरकर उसके हौसलों को और पुख्ता कर रही थी। खाने के दौरान उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। वह अपनी पत्नी को इस खेल का हिस्सा बना रहा था। उसने जानबूझकर नोट की तस्वीरें जूली को भेज दीं और घड़ी की सुइयों को गिनने लगा। उसे पता था कि अगले 60 सेकंड के भीतर उसका फोन बस उठेगा। ठीक वैसा ही हुआ। जूली का फोन कॉल उसकी स्क्रीन पर किसी धमाके की तरह चमका। क्या तुम्हें नकली नोट मिल गया है? जूली की आवाज में घबराहट और मासूमियत का मिश्रण था, जिसने जियांग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान ला दी। वह फोन पर अपनी पत्नी के संदेहों को शांत करने के लिए एक मंझे हुए अभिनेता की तरह अपनी आवाज को संयमित रखे हुए था। अरे पगली, ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ 4 ही 4 हैं, जियांग ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जहां सुबह की धूप धूल के कणों को चमका रही थी। जूली का जवाब उसे और भी हैरान कर गया जब उसने इन अंकों को अशुभ करार दे दिया। जियांग ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी पत्नी की सादगी कभी कभी उसे थका देती थी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और उसे कलेक्टर वैल्यू का मतलब समझाया। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि यह कागज का टुकड़ा हजारों की कीमत रखता है, जिससे दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे ही जूली को समझ आया कि वे अमीर हो सकते हैं, उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना और लालच की खनक पैदा हो गई। अगर यह हजारों का है तो आधा मेरा, उसने चहकते हुए कहा, और जियांग की हंसी उस भीड़ भाड़ वाली दुकान में गूंज उठी। फोन कटते ही जियांग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर संकल्प ने ले ली। उसने बस पकड़ी और सबवे की कई लाइनें बदलते हुए बीजिंग के मशहूर पैन गार्डन एंटीक मार्केट की ओर रुख किया। पैन गार्डन पहुंचते ही उसे पुराने जमाने की खुशबू और इतिहास की भारी गंध का एहसास हुआ, जहां हर पत्थर और बर्तन अपनी कहानी कह रहा था। जियांग ने इधर उधर भटकने के बजाय अपनी निगाहें सीधे ऊंची इमारतों और साइनबोर्ड्स पर जमाए रखीं। सड़क के दोनों ओर प्राचीन फूलों के फूलदान, पुरानी पेंटिंग्स और तांबे के बर्तनों की कतारें थीं, जो धूप में अजीब सी चमक पैदा कर रही थीं। जियांग किसी नौसिखिया की तरह नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और सीधा चलता रहा। बोया ऑक्शन हाउस के भव्य प्रवेश द्वार के सामने वह एक पल के लिए ठिठका, अपनी सांसों को काबू किया और फिर अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी थी और वहां की खामोशी किसी पुस्तकालय जैसी भारी थी, जो जियांग के साधारण जूतों की आवाज से भंग हो गई। एक युवक कर्मचारी, जिसकी उम्र बमुश्किल 20 साल रही होगी, एक पेशेवर मुस्कान के साथ जियांग की तरफ बढ़ा। जियांग ने बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी बात रखी, क्या आप दुर्लभ नंबर वाले नोट खरीदते हैं? कर्मचारी की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने पेशेवर अंदाज में नोट का साल और सीरीज पूछी, जैसे कोई जौहरी हीरे की परख कर रहा हो। जियांग ने सपाट आवाज में बताया, 100 का नोट है और सारे नंबर 4 हैं। यह सुनते ही कर्मचारी के चेहरे के भाव बदल गए। वह सम्मान के साथ जियांग को एक आलीशान सोफे की ओर ले गया और उसके लिए पानी लाया। जियांग ने लापरवाही से अपनी साधारण डायरी निकाली, जिससे कर्मचारी की भौहें आश्चर्य से तन गईं। जियांग ने बिना किसी सावधानी के वह नोट मेज पर पटक दिया, जैसे वह रद्दी का टुकड़ा हो, जबकि कर्मचारी यह देखकर कांप उठा। एक असली कलेक्टर के लिए यह दृश्य किसी सदमे से कम नहीं था।
क्योंकि नोट पर उंगलियों के निशान पड़ रहे थे। कर्मचारी ने तुरंत सफेद दस्ताने पहने और अपनी जेब से एक आवर्धक लेंस निकाला। उसकी हर हरकत में एक पवित्रता थी, जैसे वह किसी मम्मी को छू रहा हो। उसने नोट को रोशनी की ओर उठाकर उसके वाटरमार्क और सुरक्षा धागे की गहन जांच की। जैसे ही उसकी नजर पिछले हिस्से पर अंकित साल 1999 फीट पर पड़ी, उसकी सांसें तेज चलने लगीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। 1999 की वह सीरीज अब बाजार से लगभग लुप्त हो चुकी थी, जिससे उसकी कीमत आसमान छू रही थी। सर, आप इसकी क्या कीमत मांगते हैं? कर्मचारी की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा नरम और उत्सुक थी। उसकी आंखें जियांग के चेहरे पर जमे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। जियांग ने अपनी 4 उंगलियां हवा में उठाईं और बेहद ठंडे अंदाज में कहा, 40,000। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि उसकी जीत तय है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। कर्मचारी की नजरें एक बार नोट पर और एक बार जियांग के अडिग चेहरे पर घूम रही थीं। जियांग को पता था कि उसकी सूचना सटीक है और वह एक पैसे की भी सौदेबाजी करने के मूड में नहीं था। जियांग ने अपनी पीठ सोफे से टिका दी और कर्मचारी के जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी तकदीर को अपने हाथों से मोड़ा हो। पुरानी एंटीक दुकान के भीतर छनकर आती धूप में धूल के कण नाच रहे हैं, जहां काउंटर के पीछे बैठा सेल्स असिस्टेंट अपनी तिरछी नजरों से जियांग ताओ को एक नौसिखिया समझकर परख रहा है। असिस्टेंट के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है, मानो उसने जाल बिछा दिया हो और वह मन ही मन जियांग ताओ को चंद पैसों के लालच में फंसाने की योजना बनाने लगता है। जैसे ही जियांग ताओ ने पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ अपनी कीमत बताई, असिस्टेंट की मुस्कुराहट जम गई और उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक कौंधी। उसे समझ आ गया कि सामने वाला कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं बल्कि पारखी उस्ताद है। असिस्टेंट अपनी घबराहट छुपाने के लिए मेज पर रखे 100 के नोट की ओर इशारा करता है और तर्क देने लगता है कि भले ही यह दुर्लभ है, पर बाजार में अभी भी ऐसे करोड़ों नोट चलन में हैं। असिस्टेंट के शब्द एक मधीम शोर की तरह गूंजते हैं, जहां वह नोट की तुलना एक साधारण फोन नंबर से करता है, यह जताने की कोशिश में कि इसकी कीमत केवल खरीदने वाले की भावनाओं पर निर्भर करती है। 40,000। जियांग ताओ की भारी आवाज ने हवा के भारीपन को और बढ़ा दिया, जिससे असिस्टेंट के माथे पर पसीने की एक बारीक बूंद चमकने लगी। असिस्टेंट के मुंह खोलते ही जियांग ताओ ने बिना एक शब्द कहे अपनी नोटबुक उठाई, नोट को सलीके से उसके बीच रखा और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाकर जाने के लिए खड़ा हो गया। जियांग ताओ के जूते फर्श पर एक निर्णायक आवाज करते हैं। उनका रुख दरवाजे की ओर है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें इस दुकान की चालाकियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकान की गूंजती हुई खामोशी को चीरते हुए असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज आई, सर रुकिए तो सही। जियांग ताओ दरवाजे के पास रुकते हैं और मुड़कर एक ठंडी स्थिर नजर असिस्टेंट पर डालते हैं, साफ कर देते हैं कि 40,000 से एक पैसा कम उन्हें मंजूर नहीं। असिस्टेंट ने हताशा में अपना फोन निकाला और थरथराते हाथों से अपने बॉस को डायल किया, जबकि जियांग ताओ ने खिड़की के बाहर आती व्यस्त सड़क को उदासीनता से देखा। नमस्ते पिताजी। असिस्टेंट के मुंह से यह शब्द निकलते ही जियांग ताओ की आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक आई। व्यापार के पीछे छिपे इस पारिवारिक ड्रामे ने उन्हें थोड़ा झेंप दिया। फोन पर धीमी फुसफुसाहट और कुछ मिनटों की बहस के बाद असिस्टेंट ने विनती भरे लहजे में पूछा कि क्या उसके पिता वीडियो कॉल पर नोट की बारीकियों को देख सकते हैं। जियांग ताओ ने शांति से अपनी नोटबुक दोबारा खोली। मेज की लैंप की रोशनी नोट के उस सुनहरे किलिन सीरियल नंबर पर इस तरह पड़ी कि वह किसी कीमती हीरे की तरह चमक उठा। फोन के स्पीकर से एक भारी अनुभवी आवाज गूंजी, जो असिस्टेंट को निर्देश दे रही थी कि नोट को उलट-पुलटकर उसकी वाटरमार्क और सुरक्षा धागे की जांच करे। क्या वह 35,000 में मानेगा? बॉस की यह आवाज जियांग ताओ के कानों में बिजली की तरह कड़की और उनके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। एक पल के लिए जियांग ताओ का मन डगमगाया। 100 रुपए के निवेश पर 350 गुना मुनाफा किसी सपने जैसा लग रहा था। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। लेकिन अगले ही पल जियांग ताओ ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उन्हें अपनी इंटेलिजेंस की सटीक जानकारी पर पूरा भरोसा था कि इसकी कीमत 40,000 ही है। असिस्टेंट ने जियांग ताओ की आंखों में देखते हुए एक ईमानदार व्यापारी का मुखौटा ओढ़ा और दावा किया कि पूरी गली में इससे बेहतर कीमत कोई नहीं देगा।
माफ करना, मैं दूसरी जगह देखूंगा। जियांग ताओ ने अपना बैग कंधे पर टांगा और उनकी दृढ़ता ने असिस्टेंट के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उनके कदम दहलीज की ओर बढ़े, फोन से एक हार मान चुकी आवाज आई, 37,000 ले लो। जियांग ताओ ने बिना पीछे मुड़े अपना सामान समेटना जारी रखा। उनका यह मौन और धैर्य सामने वाले के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह था। ठीक है, तुम जीत गए। 40,000 ही सही। बॉस की आवाज में हार और सम्मान दोनों थे। जियांग ताओ के चेहरे पर एक छिपी हुई विजी मुस्कान आ गई। हस्ताक्षर करने के लिए जियांग ताओ एक कोने की मेज पर बैठे, जहां कागजों की सरसराहट और पेन की नोक चलने की आवाज ने इस ऐतिहासिक सौदे पर मुहर लगा दी। मोबाइल स्क्रीन पर 40,000 का ट्रांजैक्शन मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे देखकर जियांग ताओ के भीतर खुशी का एक फव्वारा फूट पड़ा, पर उन्होंने बाहर से खुद को शांत बनाए रखा। दुकान का मालिक झांग बो अब खुद बाहर आया और एक मित्र की तरह हाथ मिलाते हुए भविष्य में और भी सौदे करने की उम्मीद जताई। भीड़भाड़ वाली सबवे ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए जियांग ताओ को एहसास हुआ कि उनके हाथ लगा यह मुनाफा उनके महीने भर के कठिन संघर्ष से भी बड़ा है। दोपहर की कड़ी धूप में अपने गांव की छोटी गलियों से गुजरते हुए जियांग ताओ के कदम आज पहले से कहीं ज्यादा हल्के और फुर्तीले महसूस हो रहे थे। एक छोटे से रेस्तरां में बैठकर उन्होंने बैजू शराब की एक बोतल और 2 लजीज व्यंजन ऑर्डर किए, और तभी उनकी पत्नी जूली का वीडियो कॉल स्क्रीन पर नाचने लगा। स्क्रीन पर जूली अपनी नीली जीन्स और क्रीम स्वेटर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में सुबह से रुकी हुई उत्सुकता साफ झलक रही थी। जियांग ताओ ने अपना चेहरा लटका लिया और झूठ मूठ का दुख जताते हुए कहा कि हर कोई नोट की कीमत केवल 200 रुपए बता रहा है। जूली का चेहरा एक पल के लिए उतरा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा कि 100 रुपए का लाभ भी बुरा नहीं है। उसकी सादगी और संतोष देखकर जियांग ताओ अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जिस पर जूली ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और उन्हें प्राइवेट मनी छुपाने वाला जासूस करार दिया। 40,000 में बिका है वो नोट। जियांग ताओ ने जैसे ही असली कीमत बताई, जूली की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह खुशी से सोफे पर उछल पड़ी। जूली ने स्क्रीन की ओर देखते हुए एक फ्लाइंग किस उछाली। उसकी खुशी और जियांग ताओ की आंखों में चमकता संतोष उस छोटे से रेस्तरां के माहौल को उत्सव में बदल गया। जियांग ताओ ने तुरंत 20,000 रुपए अपनी पत्नी को ट्रांसफर किए और खिड़की के बाहर ढलती धूप को देखते हुए उन्हें यकीन हो गया कि उनकी जिंदगी का एक नया समृद्ध अध्याय शुरू हो चुका है। रेस्टोरेंट की धुंधली पीली रोशनी में मेज पर सजी चिकन मशरूम स्टू और पोर्क स्टू से उठती गर्म भाप जियांग ताओ के चेहरे को छू रही है। उसकी आंखों में एक दुर्लभ संतुष्टि है, जैसे उसने आज दुनिया जीत ली हो। मिट्टी के बर्तनों से टकराते चम्मचों की आवाज और शोरशराबे के बीच जियांग ताओ चावल के हर दाने का आनंद ले रहा है, जैसे यह साधारण भोजन नहीं बल्कि उसकी मेहनत का कोई शाही इनाम हो। पेट भरने के बाद वह कुर्सी से सटकर बैठता है और दांत कुरेदते हुए अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाता है। 58 युआन के बिल के बाद अब वह एक बड़ा दांव खेलने जा रहा है। स्क्रीन पर ट्रांसफर सक्सेसफुल का मैसेज चमकता है। 30,000 युआन। अपनी पत्नी शूली के लिए भेजी गई इस रकम में 10,000 का वो हैंडसम रिवॉर्ड भी शामिल है जो उसने चापलूसी के बदले खुशी खुशी दिया। वह खिड़की के बाहर देखता है, जहां दोपहर की धूप तीखी है, और मन ही मन अपनी पत्नी की सादगी पर मुस्कुराता है, जो कॉस्मेटिक्स और शॉपिंग के बजाय पाई पाई जोड़कर घर को संजोती है। शराब का हल्का नशा और भारी दोपहर की सुस्ती जियांग ताओ पर हावी होने लगती है। वह काम की तलाश को कल पर टालकर अपने बिस्तर की ओर कदम बढ़ा देता है। कमरे के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां रेंग रही हैं। शाम के 3 बज चुके हैं और खिड़की के पर्दों से छनकर आती रोशनी जियांग की गहरी नींद को धीरे से सहला रही है। आंखें खुलते ही वह खुद को अकेला पाता है। घर की शांति उसे नीचे सुपरमार्केट की ओर खींच ले जाती है, जहां वह रात के लिए दूध और ब्रेड जैसी मामूली चीजें बटोरता है। बस की खिड़की से बीजिंग की भागती हुई गलियों को देखते हुए जियांग ताओ जिशुइतान अस्पताल की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथ में पकड़े फल और चेहरे पर अपने दोस्तों के लिए चिंता साफ दिख रही है। अस्पताल के सफेद गलियारों में शाम की हल्की ठंडक है। वांग लियानमिंग और हे फेंग उसे देखते ही ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी हो गई हो। हे फेंग की नम आंखें जियांग का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि उसकी समय पर दी गई चेतावनी ने एक भयानक बीमारी को शुरुआती दौर में ही पकड़ने में मदद की थी।
6 बजते ही वार्ड के दरवाजे बंद होने लगते हैं और जियांग भारी कदमों से अस्पताल से बाहर निकलता है। डूबते सूरज की लालिमा उसके साये को सड़क पर लंबा कर देती है। घर लौटकर वह वीडियो कॉल शुरू करता है। स्क्रीन पर उसकी पत्नी और बेटी के चेहरे चमकते ही उसके कमरे का सूनापन एक पल में गायब हो जाता है। शूली का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। वह 6,000 युआन के भारी खर्च का जिक्र करती है जो उसने परिवार के हेल्थ चेकअप पर खर्च किए हैं। उसका दुखी चेहरा जियांग को भावुक कर देता है। रात के 9 बज रहे हैं। बीजिंग की चकाचौंध से दूर जियांग अपने बिस्तर पर लेटा है। वह अब इतना थक चुका है कि बाहर की महफिलों से ज्यादा उसे अपने फोन पर कहानियों की दुनिया सुकून देती है। कानों में हेडफोन लगाए वह एक उपन्यास की कल्पनाओं में खोया है। समय रेत की तरह फिसल रहा है और अचानक घड़ी आधी रात का ऐलान कर देती है। उपन्यास बंद कर वह कांपती उंगलियों से डेली इंटेलिजेंस सिस्टम खोलता है। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक बिखेर देती है। जैसे ही वह पहली खबर पढ़ता है उसकी पुतलियां फैल जाती हैं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। उसकी साली शूशा एक गहरे खतरे के बीच फंसी है। कमीने जियांग के गले से एक दबी हुई चीख निकलती है। वह फोन को इतनी जोर से भींचता है कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ जाते हैं। रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजती है। शूशा का नंबर डायल करते हुए जियांग का दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा है। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जियांग कमरे में पागलों की तरह टहलने लगता है। उसका मन करता है कि काश वो उड़कर उसके टीवी के दरवाजे तोड़ पाता। जैसे ही वह पुलिस को फोन करने वाला होता है लाइन जुड़ती है और शूशा की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई देती है। जियांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस पर चिल्लाने लगता है। शूशा का झूठ जियांग को और भी विचलित कर देता है। जब वह कहती है कि वह घर पर सो रही है तो जियांग को उन 2 लड़कों की घिनौनी साजिश याद आ जाती है जो उसे होटल ले जाने की फिराक में हैं। अभी घर जाओ वरना तुम्हारी बहन को सच बता दूंगा। जियांग की यह धमकी एक आखिरी ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है जिससे शूशा की अकड़ ढीली पड़ जाती है। प्योर सॉन्ग पार्टी के टीवी के रूम नंबर 108 में सिगरेट का धुआं और तेज संगीत के बीच 2 लड़के शैतानी मुस्कान के साथ जाम टकरा रहे हैं। उनकी नजरें शिकार पर जमी हैं। एक भारी शरीर वाली लड़की वांग शियाओहोंग नशे में धुत होकर माइक संभाले हुए है और वह अपनी बेसुरी आवाज में प्यार के गीत गाते हुए उन लड़कों में से एक पर गिरने लगती है। तियान फेंग घृणा के साथ उस लड़की को झटक देता है। उसका सपना शूशा को हासिल करना था लेकिन जियांग की एक कॉल ने उसकी पूरी साजिश को राख के ढेर में बदल दिया। सुबह के 7 बजे का अलार्म किसी चीख की तरह शांत कमरे के सन्नाटे को चीर देता है जिसकी गूंज बासी हवा में तैर रही धूल के कणों को झकझोर देती है। बिस्तर की सिलवटों के बीच दबे हुए जियांग ताओ की आंखें धीरे से खुलती हैं जिनमें नींद की खुमारी कम और एक अजीब सी शांति की चमक ज्यादा है। दीवार की ओर देखते हुए वह लंबी सांस लेता है। आज कोई नई जादुई खबर नहीं मिली पर दिल पर रखा वह 80,000 युआन का भारी बोझ अब गायब हो चुका है। कमरे के कोने में पड़ी पुरानी मेज और टूटी कुर्सियां अब उसे डराती नहीं बल्कि उसके संघर्ष की गवाह लगती हैं जो अब धीरे धीरे रंगला रहा है। गांव की तंग गलियों में सुबह की धुंध छाई है जहां जियांग ताओ एक छोटी सी दुकान पर भाप छोड़ते गर्मागर्म बन और वॉन्टन सूप का लुत्फ उठा रहा है। सूप का हर घूंट उसे भीतर से गर्माहट दे रहा है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो केवल उस इंसान के पास होती है जिसने अभी अभी कर्ज के नरक से मुक्ति पाई हो। पुराने फर्नीचर बाजार की वही चिरपरिचित खड़खड़ाहट शुरू होती है। जियांग ताओ पसीने से लथपथ होकर भारी अलमारियां उठा रहा है पर उसका शरीर आज पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा है। सूरज ढलने को है और आसमान का रंग गहरा नारंगी और बैंगनी हो चला है जब जियांग ताओ ने अपनी पुरानी गाड़ी को शाओशान्हे गांव के मुहाने पर रोका। उसकी जेब में आज के कमाए हुए 625 युआन का नोट एक जीत के पदक की तरह महसूस हो रहा है जो उसकी मेहनत का सच्चा हिसाब है। पैंग डोंगडोंग सुपरमार्केट की पीली रोशनी में जियांग ताओ मुस्कुराते हुए ताजे नूडल्स 2 सुर्ख लाल टमाटर और अंडों की एक ट्रे उठाता है। दुकानदार यू डोंगडोंग अपनी पुरानी आदत के मुताबिक शराब की बोतल आगे बढ़ाता है जिस पर लगी लाइट की चमक जियांग ताओ की आंखों में चुभती है। आज किस्मत आजमाने का मूड नहीं है, जियांग ताओ हंसते हुए जवाब देता है। उसके चेहरे पर किसी अनुभवी खिलाड़ी जैसी विनम्रता और दृढ़ता है।
दुकान की घुटन भरी हवा में डोंगडोंग स्वीकार करता है कि जियांग ताओ के बाद किसी और को बड़ा इनाम नहीं मिला, जैसे सारा भाग्य जियांग ताओ ने ही सोख लिया हो। अचानक माहौल गंभीर हो जाता है जब डोंगडोंग एक काम का प्रस्ताव रखता है। हुइलोंगगुआन बाजार से 200 पेटी मीठे संतरों की खेप लानी है। जियांग ताओ के दिमाग में नफा नुकसान के आंकड़े बिजली की तेजी से दौड़ते हैं। 600 युआन की कमाई का मतलब है आने वाले साल की खुशियां और बढ़ जाना। सुबह 5:30 बजे डोंगडोंग एक पुराने कागज के टुकड़े पर पता लिखता है। उसकी लिखावट किसी गुप्त नक्शे की तरह उलझी हुई है। सर्द हवाओं के बीच जियांग ताओ अपने हाथों में राशन लिए घर की ओर बढ़ता है। उसके कदमों की आहट में एक नई लय और आत्मविश्वास की धमक है। रसोई में टमाटरों के कटने की आवाज और कढ़ाई में मसालों की छन-छन एक संगीत की तरह गूंजती है, जो उसके अकेलेपन को खुशबू से भर देती है। गर्म नूडल्स के कटोरे से उठती भाप के पीछे जियांग ताओ की आंखें चमक रही हैं। वह अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करता है और स्क्रीन पर उसकी मुस्कान उसके सारे दिन की थकान धो देती है। आधी रात का वक्त है, पूरा गांव गहरी नींद की चादर ओढ़े हुए है। तभी अचानक जियांग ताओ का फोन एक रहस्यमयी सूचना के साथ जल उठता है। फोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जहां एक चौंकाने वाली खबर लिखी है। 3 दिनों में मीठे संतरों की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ जाएंगी। जियांग ताओ के माथे पर सिलवटें उभर आती हैं। यह महज खबर नहीं थी, यह सोने की खान का पता था जो केवल उसे मालूम था। बाहर ठंडी हवाएं खिड़की से टकरा रही हैं और जियांग ताओ अंधेरे में बैठा हिसाब लगा रहा है कि कैसे यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। वह अपने पुराने दोस्तों शियाओ लियू और शियाओ झांग के बारे में सोचता है, जो धूल और धुएं के बीच सड़कों पर फल बेचकर अपना गुजारा करते हैं। मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा, वह खुद से बुदबुदाता है। उसकी आंखों में उस भविष्य का नक्शा है जहां वह सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक रणनीतिकार है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अब उसके दिल की धड़कन के साथ मिल गई है। समय भाग रहा है और अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जियांग ताओ फिर से बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसकी नींद अब शांत नहीं है। वह बंद आंखों से संतरों के उन सुनहरे ढेरों को देख रहा है जो उसकी किस्मत को नई ऊंचाई देने वाले हैं। अंधेरी रात के आखिरी पहर में मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी और उसकी तीखी रिंगरिंग की आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। बिस्तर पर पड़े जियांग ताओ ने अपनी बोझिल पलकें झपकाईं और 5 मिनट तक छत को ताकते हुए नींद और जद्दोजहद के बीच गोता लगाया। अचानक एक झटके के साथ वह उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी बड़े लक्ष्य ने उसे नींद से खींच लिया हो, और फुर्ती से अपने भारी शीतकालीन कपड़े पहनने लगा। ठंडे पानी से चेहरा धोते ही उसकी रगों में बिजली दौड़ गई। उसने टॉर्च उठाई और कड़ाके की ठंड को चीरते हुए घर की दहलीज पार की। भीषण सर्दी की सुबह 5 बजे का समय, आसमान अभी भी स्याह काला था और अनगिनत चमकदार सितारे किसी जादुई कालीन की तरह ऊपर बिछे हुए थे। सुनसान गलियों में उसकी टॉर्च की पीली रोशनी नाच रही थी। जब वह अपने पसंदीदा ठिकाने ओल्ड गुओ की दुकान की ओर बढ़ा, दुकान के भीतर से आती हल्की रोशनी और गर्मागर्म भाप इस बर्फीली सुबह में इकलौती राहत की जगह लग रही थी। गो अपनी पत्नी के साथ पसीने और आटे में सराबोर थे, 2 प्रवासी जो बीजिंग की इस बेरहम भीड़ में अपनी किस्मत बुन रहे थे। बॉस गो, क्या गर्मागर्म बन तैयार हैं? जियांग ताओ की भारी आवाज ने दुकान के शांत माहौल में हलचल पैदा कर दी। गो ने मुस्कुराते हुए युक्सी सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, बस 3 मिनट और मास्टर जियांग, तब तक धुआं उड़ाइए। शुक्रिया बॉस, आज काम भारी है और खाली पेट बगावत कर देता है। जियांग ने मुस्कुराते हुए सिगरेट सुलगाई और दुकान के भीतर कदम रखा। घड़ी की सुइयां 5:12 दिखा रही थीं। जियांग ने गहरी कश ली और गुओ को फुर्ती से आटा गूंथते देखा, जिनकी उंगलियां किसी कलाकार की तरह चल रही थीं। सिर्फ 30 वर्ग मीटर की यह छोटी सी दुकान हर सुबह 1000 युआन का कारोबार करती थी, जो कड़ी मेहनत का जीता जागता सबूत थी। जियांग ने हिसाब लगाया कि यह जोड़ा महीने का 15-16 हजार बचा लेता है, जो उसके माल ढोने की कमाई से कहीं ज्यादा था। उसे अपनी सुबह 5 बजे की मेहनत छोटी लगने लगी जब उसने सुना कि यह जोड़ा रात के 2 बजे से ही तैयारी में जुट जाता है। मास्टर जियांग, बन तैयार हैं? बोलिए, कौन सा मसाला भरूं? गुओ की आवाज भाप के बादलों के बीच से गूंजी। 1 प्लेट पोर्क और प्याज वाले बन और साथ में मसालेदार टोफू पुडिंग। जियांग की आंखों में भूख की चमक साफ दिख रही थी।
भाप छोड़ते हुए सफेद नरम बन और नमकीन सॉस से लदी टोफू पुडिंग मेज पर सजी, जिस पर जियांग ने तीखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। 12 युआन में मिली वह गर्माहट उसके शरीर के कोने कोने में फैल गई। उसने बिल चुकाया और एक और सिगरेट सुलगाकर बाहर निकला। गांव के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी एक मोटे आदमी के हरे रंग के फौजी कोट और उसकी अजीब टोपी पर पड़ी। शाओ लियू, क्या बात है, आज बड़े खुश दिख रहे हो? क्या घर वालों ने शादी पक्की कर दी? जियांग ने उसके कंधे पर धौल जमाई। लियू जीवान ने चौंक कर पीछे देखा और अपनी छोटी छोटी आंखों को सिकोड़ते हुए हंस पड़ा। अरे जियांग भाई, आप इतनी सुबह कहाँ चले? आज पंग डोंगडोंग सुपरमार्केट के लिए संतरे उठाने थोक बाजार जा रहा हूँ, जियांग ने जवाब दिया, जबकि हवा में उनकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। लियू उत्साह से चहका, अरे वाह, मैं भी शाहे बाजार में बेचने के लिए वहीं से संतरे उठाने जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। जियांग की नजरें अचानक गंभीर हो गईं। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, लियू, आज रात 7 बजे मेरे घर आना, टियान और झान को भी ले आना। पैसे कमाने का एक बड़ा मौका है, जिसे मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। जियांग के शब्दों में एक भारी आत्मविश्वास था। लियू की छोटी आंखें लालच और उत्सुकता से चमक उठीं। पैसे कमाने का मौका? भाई, कुछ इशारा तो दो। सब्र करो, यह तुम्हारे फल के कारोबार से ही जुड़ा है, रात को विस्तार से बताऊंगा, जियांग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अपनी बात खत्म कर जियांग अपने ट्रक की ओर बढ़ा और इंजन चालू किया, जिसकी गड़गड़ाहट ने सुबह के सन्नाटे को पूरी तरह तोड़ दिया। दोनों गाड़ियां एक के पीछे एक अंधेरी सड़क पर हुइलोंगगुआन थोक बाजार की ओर किसी शिकारी की तरह बढ़ चली। बाजार में पहुंचते ही ट्रक और मजदूरों का एक समुद्र दिखा। जियांग ने अपनी पर्ची ली और कतार में अपनी बारी का इंतजार करने लगा। नीले प्लास्टिक के बक्सों में भरे चमकीले संतरे जब चढ़ने लगे तो जियांग ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक साथ 5-5 बक्से उठाए। सुबह 8 बजे तक उसने सारा माल अनलोड कर दिया और दोपहर तक 3 और चक्कर लगाकर 240 युआन की सीधी कमाई कर ली। दोपहर के भोजन के दौरान अपने बैंक बैलेंस पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा उतर गया। सिर्फ 18,000 युआन, जो उसकी बड़ी योजना के लिए बहुत कम थे। उसने पछतावे के साथ सोचा कि अगर वह पुराने कर्ज इतनी जल्दी न चुकाता तो आज उसके पास खेलने के लिए बड़ा दाव होता। किस्मत खुद खाना परोस रही है, और अगर मुझ में खाने की हिम्मत नहीं तो मैं जिंदगी भर ट्रक ही चलाता रहूंगा, उसने मुट्ठी खींचते हुए खुद से वादा किया। रेस्टोरेंट की धुंधली रोशनी में जियांग ताओ अपनी कुर्सी पर आराम से टिका हुआ है। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि है और मेज पर खाली बर्तनों के बीच उसकी उंगलियां एक जलती हुई सिगरेट को थामे हुए हैं। धुएं का एक लंबा कश छोड़ते हुए वह अपना फोन निकालता है और वीचैट पर शूली का नाम चुनता है। स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी आंखों में एक नई चमक भर देती है। फोन की घंटी शांत कमरे में गूंजती है और कुछ ही पलों बाद स्क्रीन पर शूली का चेहरा उभरता है। बिना मेकअप के भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता और होठों पर लगी हल्की सी लाली जियांग को मंत्रमुग्ध कर देती है। वीडियो कॉल में पीछे एक चमचमाता हुआ मॉल दिखाई दे रहा है, जहां शूली ने एक कॉफी रंग का लंबा डाउन जैकेट पहना है, जो उसके लंबे कद और शालीन व्यक्तित्व पर पूरी तरह जंच रहा है। शूली के चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान आती है और वह अपनी मां और बहन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वे अपनी नन्ही बेटी के लिए नए साल की पोशाक खरीद रहे हैं। जब शूली उसे लाड़ से हब्बी कहकर पुकारती है तो जियांग के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ जाती है, जो हाल के दिनों में उसके द्वारा भेजे गए पैसों से मिली आर्थिक राहत का नतीजा है। जियांग मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने आज तले हुए पैनकेक खाए हैं, लेकिन उसकी निगाहें अपनी पत्नी के चेहरे पर टिकी हैं, जिसे देखने के लिए उसे अभी 10 दिन और वीडियो कॉल का ही सहारा लेना होगा। शूली अपनी आंखें मटकाते हुए शरारती लहजे में कहती है कि जियांग के पास निश्चित रूप से कोई गड़बड़ वाली बात ही होगी, क्योंकि 7 साल की शादी के बाद वह उसकी हर नस से वाकिफ है। हंसते हुए जियांग अपनी 5 उंगलियां कैमरे के सामने लहराता है और सीधे मुद्दे पर आता है। उसे 50,000 युआन की जरूरत है। शूली का चेहरा एक पल के लिए गंभीर होता है और वह ताना मारते हुए कहती है कि जो पैसा उसने दिया था वह सब वापस लेने की योजना बना रहा है। जियांग आत्मविश्वास से वादा करता है कि यह सिर्फ 10 दिनों की बात है और वह इस रकम को 1 लाख बनाकर वापस लौटाएगा, जिससे शूली की आंखों में लालच और उम्मीद की चमक एक साथ कौंध जाती है।
शूली उसे मजाकिया अंदाज में धमकी देती है कि अगर उसने झूठ बोला तो घर लौटने पर उसे अलग कमरे में सोना होगा, जिस पर जियांग अपनी खूबसूरत पत्नी की तारीफों के पुल बांधने लगता है। एक आदर्श जीवन साथी की तरह शूली बिना ज्यादा सवाल किए अपने फोन पर उंगलियां चलाती है और जियांग को 56,000 युआन भेज देती है, जिससे उसका खुद का बैलेंस 1,000 से भी कम रह जाता है। जियांग अपनी पत्नी के इस अटूट भरोसे से भावुक हो उठता है और कसम खाता है कि इस बार वह न केवल सारा कर्ज चुकाएगा बल्कि उसके लिए नए कपड़ों का अंबार लगा देगा। दोनों के बीच मीठी मीठी बातें जारी रहती हैं और बगल वाली मेज पर बैठे दो कुंवारे लड़के जियांग की खुशकिस्मती को देखकर जलन और हसरत भरी निगाहों से उसे घूरते हैं। कॉल कटने के बाद जियांग अपने बैंक बैलेंस को देखता है, कुल 80,000 युआन से भी कम, जो उसके बड़े सपनों के लिए काफी नहीं है। उसका दिमाग गणित लगाने लगता है, 3.5 युआन प्रति जिन के भाव से वह केवल 2,000 डिब्बे संतरे ही उठा पाएगा, जबकि उसके पास जानकारी इससे कहीं बड़े मौके की है। वह अपने ट्रक के केबिन में वापस आता है, जहां बाहर की ठंडी हवा और अंदर के भारी सन्नाटे के बीच वह ओल्ड माँ के पेमेंट प्लेटफॉर्म को खोलता है। स्क्रीन पर 1,76,400 युआन की लोन सीमा दिखाई देती है। जियांग बिना किसी हिचकिचाहट के ब्याज और समय का हिसाब लगाता है और अपनी पूरी किस्मत इस दांव पर लगाने का फैसला करता है। वह बुदबुदाता है कि 2.5 लाख युआन का फंड काफी होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ भविष्य में और भी मौके आएंगे, उसे लालच में अंधा नहीं होना है। तभी एक ग्राहक उसके ट्रक के पास आता है और 2 बेड और कुर्सियां पहुंचाने के लिए मोलभाव शुरू करता है, जो जियांग को जमीनी हकीकत की याद दिलाता है। शाम ढलते ढलते जियांग ने 4 और डिलीवरी पूरी कर ली हैं। उसके माथे पर पसीना है, लेकिन जेब में आज की कुल कमाई 1,170 युआन है। इस साल का उसका सबसे सफल दिन। 5:30 बजे वह सीधा बाजार का रुख करता है और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सुअर का मांस, क्रेफिश, रोस्टेड डक और चिकन ड्रमस्टिक्स जैसे लजीज व्यंजनों का ढेर लगा देता है। वह शराब की दुकान से 10 साल पुरानी शानदार बाइजियू की 2 बोतलें और सिगरेट का एक नया पैकेट खरीदता है, जैसे किसी बड़े उत्सव की तैयारी कर रहा हो। अपने किराए के कमरे में पहुंचकर वह फुर्ती से सफाई करता है और कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज बिछाकर उस पर खाने पीने का सारा सामान करीने से सजा देता है। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट और हंसी मजाक का शोर सुनाई देता है। श्याओ लियू और उसके दोस्त पहुंच चुके हैं। जियांग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके दोस्त भी खाली हाथ नहीं आए हैं। उनके पास भी सब्जियों और शराब की थैलियां हैं, जो आज की रात को एक यादगार व्यावसायिक बैठक और जश्न में बदलने के लिए तैयार हैं। रात की स्याही ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया है, जहां सड़क की पीली रोशनी में जियांग ताओ और उसके दोस्तों के साए लंबे और गहरे खिंच रहे हैं। मेज पर सजी आधी खाली शराब की बोतलें और धुएं के बीच गूंजता ठहाका उस गहरी दोस्ती की गवाही दे रहा है, जो मुनाफे और घाटे के तराजू से परे हैं। जियांग ताओ ने अपना गिलास धीरे से नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसने अंधेरे में भविष्य का कोई सुनहरा सिरा देख लिया हो। मेरे एक करोड़पति दोस्त ने इशारा किया है। जियांग ताओ की आवाज नीची लेकिन वजनी थी। अगले कुछ दिनों में शुगर ऑरेंज के बाजार में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सबको अमीर बना देगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जियाओ लियू और बाकी दोस्तों के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें साफ उभर आईं। क्या हम रोज वही संतरे बेचते हैं? लियू जिवान ने संदेह से अपनी भौहें सिकोड़ी। बाजार की नब्ज हमें नहीं पता और तुम्हें पता चल गई, भाई। जियांग ताओ के चेहरे पर एक शांत मुस्कान खेल गई। उसने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाई और खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखने लगा। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम सबको यहाँ इकट्ठा नहीं करता। उसने सीधे उनकी आंखों में झांका, जहाँ ईमानदारी और आत्मविश्वास का मेल था। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए घोषणा की, मैं कल 2.5 लाख युआन का दाव खेलने जा रहा हूँ। कल सुबह मैं थोक मंडी में अपनी पूरी जमापूंजी झोंक दूंगा। 2.5 लाख का नाम सुनते ही जैसे कमरे की हवा जम गई। इन प्रवासी मजदूरों के लिए यह रकम सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बरसों का पसीना और खून थी। यह साल का आखिरी मौका है। जियांग ताओ की आवाज अब एक सेनापति जैसी दृढ़ थी, ताकि हम सब नए साल पर शान से अपने घर लौट सकें। लियू जिवान की सांसें तेज हो गई। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर सोचने लगा कि क्या यह जुआ उसे अर्श पर ले जाएगा या फर्श पर। जियांग ताओ ने उन पर दबाव नहीं डाला।
उसने बस अपना गिलास दोबारा भरा और उन्हें रात भर का वक्त देकर सन्नाटे में डूबने के लिए छोड़ दिया। रात के 9 बजते ही जब वे नीचे उतरे तो शहरी गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों के भीतर आशंकाओं का शोर मच रहा था। झांग चाओ गलियों के मोड़ों पर रुककर पीछे देखता रहा, फिर दुविधा में डूबा हुआ एक मसाज पार्लर की धुंधली रोशनी वाली गली में ओझल हो गया। अपने कमरे की शांति में लौटकर जियांग ताओ ने फोन उठाया। स्क्रीन पर उसकी नन्ही बेटी जियांगशु एक लाल परी की तरह चमक रही थी। लाल रंग की नई फ्रॉक में वह बच्ची पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत शहजादी लग रही थी, जिसकी हंसी कमरे की उदासी को चीर रही थी। पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? जियांगशु की तोतली आवाज ने जियांग ताओ के दिल की सारी थकान एक पल में मिटा दी। वीडियो कॉल पर पत्नी जूली की शरारती मुस्कान और बेटी की मासूम बातें जैसे उसे याद दिला रही थीं कि वह यह सारा जोखिम किसके लिए उठा रहा है। कॉल कटने के बाद जियांग ताओ की नजरें मेज पर रखे इंटेलिजेंस अपडेट पर जम गईं, जो किसी जादुई भविष्यवाणी की तरह चमक रहा था। 3 दिन बाद कीमतों में 100% से ज्यादा का उछाल। कागज पर लिखे ये शब्द जियांग ताओ के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने कैलकुलेटर उठाया। उसकी उंगलियां बिजली की गति से बटन दबा रही थीं और स्क्रीन पर उभरते शून्य उसकी धड़कनें बढ़ा रहे थे। 7,000 क्रेट संतरे, 2.5 लाख की लागत और 4.5 लाख का शुद्ध मुनाफा, आंकड़े उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। अगर यह सही रहा तो मेरे पास 3.5 लाख की भारी भरकम बचत होगी, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। वह उठा और कमरे में टहलने लगा। दिमाग में 7,000 क्रेट्स को रखने के लिए एक बड़े गोदाम का नक्शा तैयार होने लगा। उसने एक पुरानी डायरी और कलम उठाई। एक एक कर वह अपनी रणनीति, लॉजिस्टिक्स और मुनाफे के बंटवारे का खाका खींचने लगा। घड़ी ने रात के 12 बजाए और एक नया दिन शुरू हुआ। जियांग ताओ की कलम रुकी नहीं। उसकी किस्मत का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में जियांग ताओ अपनी इंटेल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए है, जहां नीली चमक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेर रही है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, 20 साल पुरानी डॉटर रेड वाइन, और जियांग की आंखों में 200,000 युआन की चमक किसी बेशकीमती खजाने की तरह कौंध जाती है। पुरानी हवेली की पश्चिमी दीवार का जिक्र आते ही जियांग के दिमाग में एक नक्शा बनने लगता है, जहां मिट्टी के नीचे दबी पुरानी शराब की बोतलों से उठती सौंधी महक उसे अभी से महसूस हो रही है। वो बिस्तर पर लेटता है, लेकिन उसकी बंद आंखों के पीछे आधी रात का सन्नाटा और एक फावड़े के चलने की कल्पना उसे सोने नहीं दे रही। सुबह 6:45 बजे अलार्म बजने से पहले ही जियांग की आंखें खुलती हैं और वो एक झटके में चादर हटाकर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। ठंडे पानी से चेहरा धोते वक्त आईने में उसे अपनी ही परछाई एक माहिर खिलाड़ी की तरह दिखती है, जो किस्मत के पत्तों को अपने पक्ष में पलटने वाला है। ओल्ड गुओ की दुकान की ओर बढ़ते हुए जियांग के कदम तेज हैं, जबकि सुबह की धुंध में शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही हैं। दुकान के बाहर लियू जिवान एक कोने में खड़ा है। उसके हाथ की सिगरेट का धुआं हवा में पेचीदा छल्ले बना रहा है और वो फोन में डूबा हुआ है। जियांग के करीब आने पर लियू जिवान अपना फोन ऊपर करता है। उसकी आंखों में हल्की थकान है, लेकिन जियांग को देखते ही एक चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती है। दोनों मेज पर बैठते हैं, जहां भाप छोड़ती चाय और मसालों की खुशबू पूरे माहौल को एक घरेलू गर्माहट से भर देती है। लियू जिवान अपने फोन पर विदेशी मॉडल्स की तस्वीरें दिखाते हुए खिलखिलाता है। उसकी हंसी में एक साधारण युवक की मासूमियत और अधूरापन दोनों झलकते हैं। जियांग हल्के मजाक के साथ उसे टोकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लियू की सादगी और उसकी संघर्षपूर्ण जिंदगी के प्रति सहानुभूति महसूस करता है। लियू का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है जब वो शादी और ऊंचे दहेज की बात करता है। उसकी आवाज में एक हार मान चुके इंसान की कड़वाहट है। पिंग काउंटी में घर और गाड़ी। लियू की बातें जियांग को अपनी पुरानी यादों में ले जाती हैं, जब उसके पास भी कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत के। जियांग उसे सांत्वना देते हुए कंधे पर हाथ रखता है और वो एहसास करता है कि समाज की बढ़ती मांगें कैसे एक आम आदमी के सपनों का गला घोंट रही हैं। माहौल को बदलने के लिए जियांग अपने व्यापारिक प्रस्ताव की बात छेड़ता है और उसकी आंखों की गंभीरता लियू को सतर्क कर देती है। लियू अपनी पूरी जमा पूंजी 50,000 युआन की बात करता है। यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसकी सालों की मेहनत और डर का निचोड़ है।
जियांग बिना किसी दबाव के उसे स्वीकार करता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि अपने साथियों को भी ऊपर उठाना है। तभी शान युफेई और झांग चाओ का प्रवेश होता है और दुकान की छोटी सी मेज अब एक हाईस्टेक बोर्डरूम में तब्दील हो जाती है। चारों दोस्त भाप से भरे डंपलिंग्स और सूप के बीच भविष्य की योजनाओं का ताना बाना बुनते हैं, जहां हर निवाले के साथ भरोसा गहरा होता जा रहा है। निवेश का गणित तय होता है, 71% जियांग का, बाकी हिस्सा दोस्तों का, और हवा में एक जीत का संकल्प साफ महसूस किया जा सकता है। फलों की थोक मंडी का शोर, ट्रकों के हॉर्न और लोगों की चिल्लाहट के बीच जियांग एक सेनापति की तरह अपने साथियों का नेतृत्व करता है। वहां उनकी मुलाकात लियू यू से होती है, एक प्रभावशाली महिला जिसकी तीखी नजरें और आत्मविश्वास उसे इस मर्दाना बाजार की रानी बनाता है। मोलभाव के दौरान जियांग की चतुर बातचीत और लियू यू की व्यापारिक समझ के बीच एक मानसिक शतरंज चलती है, जिसमें अंततः जियांग 20,000 युआन बचाने में सफल रहता है। 33 युआन प्रति क्रेट का सौदा पक्का होते ही 10,606 क्रेट्स का विशाल स्टॉक जियांग के साम्राज्य की पहली ईंट बन जाता है। चारों ट्रक पूरी क्षमता से भरे हुए सड़क पर दौड़ते हैं, मानो वो ट्रक नहीं बल्कि सोने से लदे हुए रथ हों जो कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। जियांग उस पुराने आंगन को किराए पर लेता है, जहां की उजड़ी हुई दीवारें और सूखी घास एक गहरा राज अपने भीतर छुपाए हुए हैं। आंगन की पश्चिमी दीवार पर जियांग की नजरें ठहरती हैं, वहां की मिट्टी उसे पुकार रही है, जैसे वो 200,000 की वाइन बाहर आने के लिए बेताब हो। सूरज ढलने लगता है और चारों दोस्त मिलकर 3,000 क्रेट्स को आंगन में उतारते हैं, पसीने से तरबतर लेकिन एक अजीब से जुनून से भरे हुए। संतरे के डिब्बों का अंबार लग जाता है और जियांग उन पर एक विशाल तिरपाल डालता है, जैसे वो अपने सुनहरे भविष्य को सुरक्षित कर रहा हो। काम खत्म होने के बाद जियांग अकेले आंगन में खड़ा होता है, ढलती शाम की परछाइयां पश्चिमी दीवार पर लंबी होती जा रही हैं। वो अपने जूतों से वहां की मिट्टी को हल्का सा कुरेदता है और उसे जमीन के नीचे दबी उस ठंडी पुरानी वाइन की बोतलों की ऊर्जा महसूस होती है। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ती है और जियांग जानता है कि आज की रात उसे फावड़ा उठाना ही होगा। सन्नाटे को चीरते हुए गांव की लाइटें एक एक करके बुझने लगती हैं और जियांग का मन उस गुप्त खजाने की कल्पना मात्र से तेजी से धड़कने लगता है। 10,000 20 साल पुराना इंतजार और एक मध्यमवर्गीय इंसान की किस्मत बदलने का वो पल अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। आंगन के गेट पर ताला लगाते हुए जियांग अंधेरे की ओर देखता है, उसकी आंखों में एक विजेता। दोपहर की तीखी धूप अर्बन विलेज की तंग गलियों में फैल रही है, जहां धूल और शोर के बीच जियांग ताओ अपने साथियों के साथ काम खत्म कर पसीना पोंछ रहा है। एक छोटे से साधारण रेस्तरां के अंदर लकड़ी की पुरानी मेजों पर 4 गिलास और बैजियू की 2 बोतलें रखी हैं, जिनकी तीखी गंध हवा में तैर रही है। मोटा लियू जीवान लाल चेहरे के साथ हंसता है, उसकी आंखों में नए साल की खुशियों और कुछ अतिरिक्त पैसों की चमक साफ दिखाई दे रही है। शान युफेई के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, वह अपने 50,000 युआन के निवेश को लेकर झिझक रहा है और जियांग ताओ की आंखों में यकीन तलाशने की कोशिश करता है। जियांग ताओ एक गहरी मुस्कान के साथ सिगरेट का पैकेट मेज पर पटकता है, उसका आत्मविश्वास एक चट्टान की तरह अडिग है जो दूसरों के डर को शांत कर देता है। कांच के गिलास आपस में टकराते हैं, खनक की आवाज के साथ चारों दोस्त शराब के घूंट भरते हैं और जियांग ताओ के दिमाग में गुप्त सूचनाओं का जाल बुना जा रहा है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेस्तरां से बाहर निकलते ही जियांग ताओ को हल्की खुमारी महसूस होती है, सूरज की रोशनी उसकी आधी झुकी आंखों में चुभ रही है। दोस्तों के ताश खेलने के प्रस्ताव को ठुकराकर जियांग ताओ अकेला निकल पड़ता है, उसकी चाल में एक गुप्त उद्देश्य की स्थिरता है। एक पुरानी हार्डवेयर की दुकान के अंधेरे कोने में वह एक नया फावड़ा और एक हेडलैम्प चुनता है, धातु की चमक उसकी अगली साजिश का संकेत देती है। शाम के 7 बजे बिस्तर पर लेटे जियांग ताओ के फोन की स्क्रीन जल उठती है, उसकी पत्नी जूली का चेहरा वीडियो कॉल पर चमक रहा है, जो उसे इस मतलबी दुनिया में सुकून का एहसास कराता है। 1 घंटे की मीठी बातों के बाद फोन कटता है और जियांग ताओ के चेहरे पर फिर से वही गंभीर कारोबारी भाव लौट आता है। बाहर अंधेरा गहरा चुका है। रात के सन्नाटे में वह एक सड़क किनारे की दुकान पर बैठकर गर्म 2 ड्रॉप सूप पीता है। भाप उसके चेहरे को ढक लेती है, जैसे वह खुद को दुनिया से छिपा रहा हो। किराए के पुराने अहाते के लोहे के गेट पर चाबी घूमती है
कड़क की आवाज सन्नाटे को चीर देती है और जियांग ताओ भीतर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। आंगन की पश्चिमी दीवार के पास एक कोना धुंधली रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा है, जो सिर्फ जियांग ताओ की खजाना खोजने वाली नजरों को दिखाई दे रहा है। वह एक सिगरेट जलाता है, उसका धुआं रात की ठंडी हवा में मिलता है, फिर वह सिगरेट को पैर से कुचलकर फावड़ा मजबूती से थाम लेता है। फावड़े की पहली चोट गीली मिट्टी में धंसती है। हाल की बर्फबारी ने जमीन को नरम कर दिया है, जिससे खुदाई की आवाज दबीदबी सी आ रही है। 1 घंटा बीत चुका है, गड्ढा गहरा हो रहा है और जियांग ताओ की सांसें तेज चलने लगी हैं। उसके शरीर से उठती भाप रात के 8 डिग्री शून्य तापमान को चुनौती दे रही है। 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद जियांग ताओ का चेहरा पसीने और मिट्टी से लथपथ है, लेकिन उसकी आंखों में 2 लाख युआन की चमक फीकी नहीं पड़ी है। अचानक ठक, फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। जियांग ताओ के हाथ रुक जाते हैं, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। यह आवाज मिट्टी की नहीं, खोखली जगह की है। मिट्टी हटाते ही नीचे एक कंक्रीट की पटिया दिखाई देती है, जिसे सावधानी से हटाने पर 10 पुराने मिट्टी के घड़े करीने से सजे हुए मिलते हैं। एक छोटा सा गुप्त तहखाना, जिसके किनारों पर पत्थर लगे हैं। यह डॉक्टर रेड वाइन 20 सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। जियांग ताओ पहला घड़ा उठाता है, उसका लेबल सड़ चुका है, लेकिन सील सलामत है। वह उसे अंधेरे में गौर से देखता है, जैसे किसी बेशकीमती हीरे को देख रहा हो। आधी रात का वक्त है, वह तेजी से बाकी घड़े निकालता है और 5 चक्कर लगाकर उन्हें चुपके से अपने कमरे में सुरक्षित पहुंचा देता है। खाई को वापस मिट्टी और बर्फ से भरकर वह निशान मिटा देता है, ताकि कल सुबह किसी को भी इस आधी रात की डकैती का सुराग न मिले। कीचड़ से सने कपड़े उतारकर वह बिस्तर पर गिरता है। उसका शरीर टूट रहा है, लेकिन दिमाग में 2 लाख युआन का आंकड़ा किसी जादुई मंत्र की तरह घूम रहा है। घड़ी में रात के 12:05 बजते ही वह अपना फोन उठाता है। इंटेलिजेंस सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया है, नई सूचनाओं के साथ। झांग चाओ की मुसीबत की खबर पढ़कर जियांग ताओ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आती है। वह फोन मिलाता है, एक दोस्त को बचाने और अपनी बिसात बिछाने के लिए। शाम की ढलती रोशनी में शाओशान्हे का दृश्य किसी चींटियों के बिल जैसा दिखाई देता है, जहां हजारों प्रवासी मजदूर धूल और धुएं के बीच अपने अस्तित्व की तलाश में इधर-उधर भाग रहे हैं। गलियों के संकरे रास्तों पर करोड़पति व्यापारियों की चमचमाती गाड़ियां और महीने के चंद हजार कमाने वाले मजदूरों के पसीने से तरबतर फटे कपड़े एक ही फ्रेम में गरीबी और अमीरी का कड़वा सच बयां करते हैं। झांग चाओ अपनी पुरानी ट्रक के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में 3 साल के संघर्ष की चमक, जो उसे उसके सहपाठी लियू जियुआन की बदौलत इस व्यापार में मिली थी। फलों की महक और ट्रक के डीजल के धुएं के बीच झांग चाओ अपनी 60-70 हजार की सालाना कमाई का हिसाब लगाता है, जो एक फैक्ट्री मजदूर से तो बेहतर है, पर उसकी जरूरतों के लिए हमेशा कम। झांग चाओ का मन चंचल है। उसके हाथों में आने वाला पैसा बचत के डिब्बे में जाने के बजाय अक्सर फुट मसाज पार्लर की रंगीन लाइटों और नरम बिस्तरों की भेंट चढ़ जाता है। लियू जियुआन और शान युफेई के चेहरों पर एक स्थिरता है, क्योंकि उनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, जबकि झांग चाओ खाली जेब लिए सिर्फ अपनी मेहनत और जिस्मानी ताकत के भरोसे खड़ा रहता है। रात के सन्नाटे में ताश के पत्तों के टकराने की आवाज गूंजती है। झांग चाओ की किस्मत चमकती है और 700 युआन जीतते ही उसकी आंखों में वासना की एक चिरपरिचित चमक कौंध जाती है। मसाज पार्लर की धुंधली और गुलाबी रोशनी में झांग चाओ का स्वागत एक अधेड़ उम्र की महिला करती है, जिसका भारी मेकअप उसकी उम्र और थकान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे दोनों एक तंग और बंद कमरे की ओर बढ़ते हैं, झांग चाओ की जेब में रखा फोन किसी खतरे के सायरन की तरह अचानक बज उठता है, जिससे कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। स्क्रीन पर भाई जियांग का नाम देखकर झांग चाओ ठिठक जाता है। आधी रात का यह बुलावा उसके मन में एक अनहोनी की आशंका पैदा कर देता है। सावधान रहो, पुलिस का छापा पड़ने वाला है। जियांग ताओ की भारी आवाज फोन से गूंजती है और झांग चाओ के चेहरे का खून जैसे एकदम सफेद पड़ जाता है। झांग चाओ घबराहट में झूठ बोलता है कि वह घर पर है, लेकिन उसके कांपते हाथ और माथे पर उभरते पसीने की बूंदें उसकी बेचैनी की पूरी कहानी कह रही हैं। अविवाहित होने का डर और बदनामी का साया उसके दिमाग में किसी डरावनी फिल्म की तरह चलने लगता है। अगर पकड़ा गया तो गांव में सिर उठाना नामुमकिन हो जाएगा।
जियांग ताओ का फोन कटते ही झांग चाओ के भीतर वासना और विवेक का युद्ध छिड़ जाता है, जहां 3 सेकंड की खामोशी के बाद आखिरकार समझदारी की जीत होती है। दीदी, खतरा है, मुझे निकलना होगा। वह महिला को चेतावनी देते हुए बिना पीछे मुड़े गलियों के अंधेरे में एक साये की तरह गायब हो जाता है। अभी वह 200 मीटर ही चला था कि पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां और फ्लैशलाइट की रोशनी ने अंधेरी गली को चीरना शुरू कर दिया। मौत के मुंह से बचकर निकले किसी शख्स की तरह झांग चाओ की धड़कनें तेज हैं। वह सोचता है कि अगर जियांग का फोन न आता तो आज उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी होती। एक पुलिस अधिकारी की सख्त नजर झांग चाओ पर पड़ती है। देर हो गई है जवान, सीधे घर जाओ। और झांग चाओ एक झूठी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर तेज कदमों से भागने लगता है। अगली सुबह 6 बजे ओल्ड गुओ की दुकान पर भाप उड़ती चाय और नाश्ते के बीच चारों दोस्त मिलते हैं, जहां झांग चाओ की आंखों में जियांग के लिए एक अनकहा आभार छिपा है। चारों ट्रक एक साथ गरजते हुए हयूलोंगुआन फल बाजार की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोई सेना किसी मिशन पर जा रही हो, धूल उड़ाते हुए रास्तों पर पहियों के निशान छोड़ते हुए। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ होकर वे संतरे के हजारों बक्से उतारते हैं, एक हाथ में जियानबिंग गुओजी चीनी पेनकेक और दूसरे से काम संघर्ष की एक जीवंत तस्वीर। शाम 5 बजे तक 10,606 बक्सों का विशाल ढेर लग जाता है और काम खत्म होने की खुशी उनके थके हुए चेहरों पर एक फीकी मगर सुकून भरी मुस्कान ले आती है। बाकी दोस्त ताश खेलने निकल जाते हैं, लेकिन जियांग ताओ के मन में कल जमीन से निकले उन 10 मटकों का ख्याल है, जिनमें बरसों का इतिहास और स्वाद कैद है। अपने धुंधले और सायेदार कमरे में लौटकर जियांग ताओ एक मटका बाहर निकालता है। कमरे की पीली रोशनी मिट्टी के उस पुराने पात्र पर पड़कर उसे और भी रहस्यमय बना देती है। वह एक छोटा लकड़ी का हथौड़ा उठाता है और मटके की सील लगी मिट्टी पर हल्के से चोट करता है। कड़क कड़क की आवाज कमरे के सन्नाटे को भंग कर देती है। जैसे ही ढक्कन हटता है, 20 साल पुरानी डॉटर रेड शराब की तीव्र और मादक खुशबू पूरे कमरे में एक जादुई कोहरे की तरह फैल जाती है। उस खुशबू में केवल शराब नहीं, बल्कि सूखे मेवों, फूलों की कोमलता और जियांगनान के पानी की मिठास खुली हुई है, जो जियांग ताओ की इंद्रियों को झकझोर देती है। जियांग ताओ एक कटोरे में शराब उड़ेलता है। पारदर्शी तरल अब गहरा लाल और गाढ़ा हो चुका है, जो रोशनी में किसी कीमती माणिक, रूबी की तरह चमक रहा है। पहला घूंट गले से नीचे उतरते ही उसे रेशम जैसी कोमलता का एहसास होता है। यह शराब नहीं, बल्कि वक्त का वह स्वाद है जो केवल खुशकिस्मतों के हिस्से आता है। एक एक घूंट के साथ जियांग ताओ को अपनी साल भर की मेहनत और संघर्ष जायज लगने लगते हैं। वह खुद से कहता है कि इस बेहतरीन स्वाद के लिए 20,000 युआन भी कम हैं। खिड़की के बाहर श्याओशान्हे का शोर जारी है, लेकिन कमरे के भीतर जियांग ताओ उस शाही एहसास में डूबा है, जैसे वह किसी महल का राजा हो। मटके की दीवारों पर लगी पुरानी मिट्टी उसे याद दिलाती है कि जमीन के नीचे दबे राज अक्सर इंसान की तकदीर बदल देने की ताकत रखते हैं। वह अपनी आंखें मूंदकर उस स्वाद को महसूस करता है, जो उसके जीभ पर मखमली एहसास छोड़ रहा है, मानो वक्त ठहर गया हो। जियांग ताओ फैसला करता है कि वह सारा माल नहीं बेचेगा। कुछ मटके वह अपने पिता और ससुर के लिए बचाकर रखेगा, जो उसके प्यार और सम्मान का प्रतीक होंगे। बाहर की दुनिया के लिए वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर है, लेकिन इस वक्त इस कमरे में वह दुनिया की सबसे दुर्लभ और बेहतरीन विरासत का मालिक है। रात गहरी हो रही है और जियांग ताओ उस लाल अमृत के साथ अपनी नई जिंदगी के ख्वाब बुन रहा है, जहां हर घूंट में जीत की मिठास घुली है। कमरे की मध्यम पीली रोशनी में जियांग ताओ अपनी मेज पर टिका है। उसकी आंखों में लालच और सुकून का एक अजीब संगम है। उसके सामने रखे इनेमल बेसिन में गहरे लाल रंग की डॉटर रेड वाइन की अंतिम बूंदें किसी कीमती रत्न की तरह चमक रही हैं। शुरुआत में उसने सिर्फ एक घूंट का इरादा किया था, लेकिन वाइन की मखमली महक ने उसके संयम को राख कर दिया। एक झटके में उसने पूरा बेसिन खाली कर दिया और अब उसके हाथ कांपते हुए दोबारा मटके की ओर बढ़ रहे हैं। यह बिल्कुल उन वादों की तरह है जो लड़के लड़कियों से करते हैं, सिर्फ पास बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर नियत हमेशा फिसल जाती है। जियांग खुद पर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि इस शराब की तासीर ही कुछ ऐसी है जो इंसान को खुद से दगा करने पर मजबूर कर दे। वाइन की पहली घूंट गले से नीचे उतरते ही नसों में बिजली की तरह दौड़ती है, जो फौरन दूसरी और फिर तीसरी घूंट की तलब जगा देती है। जियांग के चेहरे पर लाली छाने लगी है
और उसके कानों के पीछे एक हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगती है। महज कुछ पलों में जियांग 3 औंस से ज्यादा घटक चुका है। उसकी चेतना पर एक धुंधला सा नशा छाने लगा है। वह अपना सिर झटकता है और खुद को याद दिलाता है कि यह साधारण शराब नहीं बल्कि तरल सोना है। नहीं जियांग, और नहीं, इसे बचाना होगा, वह फुसफुसाता है, जबकि उसकी उंगलियां अभी भी ठंडे मिट्टी के मटके को सहला रही हैं। सिस्टम की बताई कीमत उसके दिमाग में कौंधती है, 20,000 युआन प्रति मटका, यानी वह कुछ ही मिनटों में हजारों की दौलत पी चुका है। कीमत का ख्याल आते ही उसके दिल में एक टीस उठती है और वह फौरन मटके पर ढक्कन कस देता है। वह अपनी इच्छा शक्ति को लोहे की तरह सख्त करने की कोशिश करता है ताकि दोबारा हाथ उस ढक्कन तक न पहुंचे। तभी पुराने गलियारे की सड़न और सन्नाटे को चीरती हुई मकान मालिक अंकल की भारी आवाज जियांग के कानों से टकराती है। जियांग के कान चौकन्ने हो जाते हैं, मानो कोई शिकारी अपनी आहट सुन ले। बाहर गलियारे में लुकियान खड़ा है। उसकी आवाज में एक अनुभवी बूढ़े की शरारत और डांट का मिश्रण है। शियाओ चेन, रात को अपनी प्रेमिका के साथ थोड़ा शोर कम मचाया करो, वह ऊंचे स्वर में नसीहत दे रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से किसी की नींद पूरी नहीं हो रही। लुकियान की बातें दीवारों को पार कर जियांग के कमरे तक साफ पहुंच रही हैं। जियांग सिर हिलाकर मुस्कुराता है। उसे इस पुरानी जर्जर इमारत के कच्चे रिश्तों का बखूबी अंदाजा है। जर्जर कमरों वाली इस बिल्डिंग में दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोसियों की हर हरकत एक खुली किताब की तरह है। जियांग ने कई रातें जागते हुए बिताई हैं और अक्सर उसे पड़ोस के कमरों से आने वाली एडल्ट आवाजें सुनाई देती रही हैं। तभी जियांग की आंखों में एक चमक आती है, एक मौका, एक शिकार। उसे याद आता है कि मकान मालिक अंकल को न सिर्फ शराब का शौक है, बल्कि उनके पास उसे खरीदने की हैसियत भी है। क्यों न इस पुराने पारखी को अपनी जाल में फंसाया जाए। जियांग की सोच एक प्रोफेशन सट्टेबाज की तरह चलने लगती है। वह मटके की ओर देखता है और एक ऐसी योजना बुनता है जो उसे रातों रात मुनाफा दिला सके। पहले उसने सोचा कि वह इनेमल बेसिन में थोड़ी शराब निकालकर ले जाएगा, लेकिन फिर वह रुक गया। उसकी निर्देशक वाली नजर ने उसे टोक दिया। दृश्य में ऑथेंटिसिटी की कमी थी। मिट्टी का वह पुराना मटका, जिस पर समय की धूल और दाग थे, खुद में एक गवाह था। जियांग समझ गया कि शराब का स्वाद बाद में आएगा, पहले मटके का विंटेज लुक लुकियान का दिल जीतेगा। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ता है और ठीक उसी वक्त बाहर निकलता है जब लुकियान सीढ़ियों की तरफ मुड़ने ही वाले होते हैं। जियांग के चेहरे पर एक सलीकेदार और चाशनी भरी मुस्कान तैर रही है। मकान मालिक अंकल, जरा रुकिए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जियांग की आवाज में एक उत्साह है जो किसी को भी रुकने पर मजबूर कर दे। लुकियान रुकते हैं और अपनी चश्मे के ऊपर से जियांग को कौतूहल से देखते हैं। जियांग अपनी जेब से लिक्विड सिगरेट का पैकेट निकालता है और एक सिगरेट सम्मान के साथ आगे बढ़ाता है। अंकल, एक कश लगाइए और जरा मेरे कमरे तक चलिए, आज आपको एक नायाब चीज दिखानी है। लुकियान की भौहें तन जाती हैं, उनकी जिज्ञासा जाग चुकी है। वह लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाते हैं और धुएं का एक लंबा छल्ला छोड़ते हुए जियांग के पीछे पीछे कमरे की ओर कदम बढ़ाते हैं। ऐसी क्या चीज है शियाओ जियांग, जो तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि मुझे पसंद आएगी? बूढ़े की आवाज में एक हल्की हंसी और संदेह है। जियांग दरवाजा खोलकर किनारे हट जाता है और एक दरबारी की तरह उन्हें अंदर आने का इशारा करता है। कमरे में कदम रखते ही लुकियान की नजरें इधर उधर घूमती हैं, मानो उन्हें किसी छिपी हुई सुंदरी की तलाश हो। जियांग ने माहौल को पूरी तरह रहस्यमय बना रखा है, जिससे सस्पेंस और गहरा हो गया है। जियांग धीरे से दरवाजा बंद करता है और गंभीर आवाज में कहता है, अंकल, मेरे पिता के एक पुराने दोस्त ने गांव से डॉटर रेड के कुछ मटके भेजे हैं, जो पूरे 20 साल तक जमीन के नीचे दफन थे। 20 साल सुनते ही लुकियान जोर से हंस पड़ते हैं। उनके हाथ की सिगरेट की राख फर्श पर गिरती है। 20 साल? शियाओ जियांग, तुम भी क्या बातें करते हो? बाजार में लोग 5 साल की शराब को 20 साल बताकर बेचते हैं। जियांग बिना विचलित हुए मुस्कुराता है और मेज पर रखे उस धूल भरे मटके की ओर इशारा करता है। सच है या फरेब, यह आपकी अनुभवी आंखें और जुबान तय करेगी अंकल। यह मटका खुद अपनी कहानी सुना रहा है।
लुकियान धीरे धीरे मटके के पास जाते हैं और अपनी खुरदरी उंगलियों से उसकी सतह को छूते हैं। मिट्टी पर पड़ चुके ऑक्सीकरण के निशान और उसकी बनावट देखकर उनकी हंसी धीरे धीरे गायब होने लगती है। जैसे ही जियांग मटके का ढक्कन हटाता है, कमरे की सड़ी हुई हवा एक झटके में बदल जाती है। एक ऐसी गहरी, मीठी और नशीली खुशबू फैलती है जो सीधे दिमाग की नसों पर प्रहार करती है। लुकियान की नाक के नथुने फड़कने लगते हैं, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है जो केवल एक सच्चे प्रेमी की आंखों में होती है। ओह खुदाई! यह खुशबू! यह तो रूह को छू लेने वाली है। वह अपनी सिगरेट बुझा देते हैं, जैसे इस दिव्य गंध के सामने किसी और चीज की उपस्थिति उन्हें अपमानजनक लग रही हो। वह बेताबी से मटके के और करीब झुक जाते हैं, मानो उसे पी जाना चाहते हों। शियाओ जियांग, क्या मैं इसका एक छोटा सा घूंट चख सकता हूं? लुकियान की आवाज में अब अधिकार नहीं, बल्कि एक याचना है। एक अनुभवी शराबी की तड़प उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। जियांग एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह रुकता है, थोड़ा भाव खाता है और फिर बड़े सलीके से इनेमल बेसिन में कुछ बूंदें उड़ेलता है। वह कंजूसी नहीं कर रहा, वह इस शराब की कीमत का सम्मान कर रहा है। लाल रंग का वह गाढ़ा तरल बेसिन में ऐसे गिरता है जैसे पिघला हुआ माणिक हो। इसकी चमक और इसका गाढ़ापन चीख चीख कर इसकी उम्र की गवाही दे रहे हैं। अंकल, यह लीजिए। अगर इसमें 1 महीने की भी कमी हो तो आप आज के बाद मुझसे किराया मत लीजिएगा। जियांग आत्मविश्वास के साथ बेसिन उनके हाथों में थमा देता है। लुकियान बड़ी सावधानी से बेसिन को अपने होठों तक ले जाते हैं, मानो वह कोई पवित्र प्याला हो। पहली घूंट जैसे ही उनकी जुबान को छूती है, उनके चेहरे पर परमानंद की एक लहर दौड़ जाती है। वह शराब को फौरन गले से नीचे नहीं उतारते, बल्कि उसे अपने मुंह में घुमाते हैं, हर एक फ्लेवर को महसूस करते हैं। 10 सेकंड तक उनका चेहरा बिल्कुल शांत है, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रहे हों। अंततः जब वह इसे निगलते हैं, तो उनकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। अद्भुत! लाजवाब! शियाओ जियांग, मैं पहले गलत था। यह सिर्फ शराब नहीं है, यह तो इतिहास है। 70 साल की उम्र और 50 साल का पीने का तजुर्बा, लुकियान ने आज हार मान ली थी। उन्होंने जियांग के कंधे पर हाथ रखा, उनकी नजरें अभी भी उस मटके पर जमी थीं, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज कर ली हो। कमरे की धुंधली पीली रोशनी में लुकियान की बूढ़ी आंखें उस मिट्टी के घड़े पर टिकी थीं, जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में अमृत देख रहा हो। उसने अपने जीवन के 30 साल शराब के कड़वे मीठे स्वाद के बीच गुजारे थे, फुटपाथ की सस्ती थ्रे से लेकर 5 सितारा होटलों की महंगी बोतलों तक। मेज पर रखा वह पुराना इनेमल का कटोरा शराब की महक से भरा था, जिसकी खुशबू कमरे की सीलन भरी दीवारों को चीरकर एक शाही एहसास पैदा कर रही थी। ल्यू ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया, शराब की रेशमी चमक को अपनी आंखों में उतारा और उसे एक ही घूंट में गले के नीचे उतार लिया। शराब के भीतर उतरते ही ल्यू का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने हवा में अंगूठा दिखाते हुए एक लंबी आह भरी, जैसे कोई सदियों पुरानी हसरत पूरी हुई हो। जियांग ताओ, तुम्हारे पुरखों ने तो खजाना छुपा रखा था, यह डॉटर रेड तो रूह को तृप्त करने वाली चीज है। ल्यूकियान की आवाज में अब एक लालच और कौतूहल का मिश्रण था। वह शराब के घड़े को ऐसे सहला रहा था जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का हाथ थामता है। उसने अपनी नजरें जियांग पर टिका दी और धीरे से पूछा, छोटे जियांग, इस जन्नत की कीमत क्या रखी है तुमने? खरीदार तो मैं पलक झपकते ढूंढ लाऊंगा। जियांग ताओ ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान ओढ़ी और बड़ी चतुराई से झूठ का जाल बुनना शुरू किया। उसकी आंखों में एक मंझे हुए खिलाड़ी की चमक थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, चाचा, मेरे पिताजी ने इसके जैसे सिर्फ 2 घड़े एक बड़े बिल्डर को 70,000 में बेचे थे। 70,000 शब्द सुनते ही ल्यूकियान के हाथ में पकड़ा कटोरा हल्का सा डगमगाया और उसके चेहरे की झुर्रियां सन्न रह जाने के कारण और गहरी हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ ल्यू के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी जो इस ऊंची कीमत को पचाने की कोशिश कर रहा था। जियांग ने दबाव बढ़ाते हुए आगे कहा, पर मुझे घर बनवाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इसे सिर्फ 20,000 प्रति घड़ा बेच रहा हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी मजबूरी थी जो ल्यू के दिल पर सीधा वार कर रही थी, मानो वह कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो। ल्यूकियान ने अपनी गर्दन झुकाई और सोचने लगा, 20,000 की रकम उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी,
लेकिन उस शराब का स्वाद उसकी जीभ पर अभी भी नाच रहा था। वह कुर्सी से उठा, घड़े की ओर एक आखिरी हसरत भरी निगाह डाली और बुदबुदाया, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर बताता हूँ। जियांग ताओ उसे दरवाजे तक छोड़ने गया और सीढ़ियों की ओर बढ़ते लियू की पीठ को देखते हुए धीरे से बोला, चाचा जल्दी कीजिएगा, 15 में से 5 तो बिक भी चुके हैं। यह सुनते ही लियू के कदमों में एक हिचकिचाहट आई, जैसे उसे डर हो कि यह मौका हाथ से निकल जाएगा। लियू के जाने के बाद जियांग कमरे में वापस आया। उसकी नजर मेज पर खुले हुए उस घड़े पर पड़ी जिससे अब भी एक मदहोश कर देने वाली खुशबू उठ रही थी। वह स्वाद किसी जवान लड़की की कोमल त्वचा जैसा रेशमी था और उसकी महक किसी मादक देह की सुगंध जैसी गहरी। जियांग के मन में एक तीव्र इच्छा जगी कि वह सारा घड़ा खुद ही पी जाए। उसके हाथ घड़े की ओर बढ़े लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गरीबी और भविष्य की चिंता ने उसके गले को सुखा दिया था। उसने अपने भीतर के शराबी को बड़ी मुश्किल से शांत किया। कमरे में धुएं का छल्ला बनाते हुए जियांग अपनी सिंगल बेड पर बैठा सोच रहा था कि लियू के अलावा और कौन होगा जो इस महंगी शराब की कदर करेगा। बीजिंग के इस शोर शराबे वाले शहर में उसके चंद ही दोस्त थे जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई, अगर मकान मालिक नहीं तो पुरानी शराब खरीदने वाली दुकानें ही सही। उसने तुरंत एक काला बैग उठाया, उसमें कुछ पुरानी शर्ट्स बिछाई ताकि घड़ा सुरक्षित रहे और एक घड़े को सावधानी से उसके भीतर रख दिया। उसने एक थर्मस में थोड़ी सी शराब नमूने के तौर पर डाल ली, जैसे कोई शिकारी अपने साथ हथियार लेकर निकलता है। शाम के 6 बज रहे थे। गलियों में अंधेरा अपनी चादर फैला रहा था और जियांग का दिल एक अनजानी उम्मीद से धड़क रहा था। जियांग ने बैग को अपने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे वह कोई नवजात शिशु हो। उसकी हर हरकत में एक घबराहट और सुरक्षा का भाव था। वह शाओशान सड़क की उस तंबाकू और शराब की दुकान में दाखिल हुआ जहां उसे बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन दुकान के मालिक ने जब शराब की जांच की और सिर्फ 800 युआन की कीमत लगाई तो जियांग को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। उसके मन में उस दुकानदार की अज्ञानता के प्रति गहरा आक्रोश था। रात के 9:30 बज चुके थे। जियांग एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काट रही थीं। कुल 12 दुकानों के चक्कर लगाने के बाद भी उसे सबसे ऊंची कीमत सिर्फ 5000 युआन ही मिली, जो उसकी उम्मीदों के सामने धूल बराबर थी। इन्हें क्या खाक पता होगा असली शराब की कीमत, जियांग ने अंधेरी सड़क पर थूकते हुए खुद से कहा। उसका स्वाभिमान अब चोटिल हो चुका था। उसे इंटेलिजेंस सिस्टम की उस सटीक गणना पर पूरा भरोसा था जिसने इसे 20,000 का बताया था। अचानक उसे अपनी पुरानी याद आई जब उसने एक खास सीरियल नंबर वाला नोट एंटीक स्ट्रीट पर ऊंचे दामों में बेचा था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की लौ जली, शायद पुराने जौहरी ही इस पुरानी शराब की रूह को पहचान सकें। उसने अपने फोन पर एक पुरानी खबर पढ़ी जहां एक 40 साल पुरानी सामान्य शराब की बोतल हजारों में बिकी थी। यह खबर उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह कल एंटीक स्ट्रीट जाएगा। सिस्टम की दी हुई कीमत 200,000 युआन उसके दिमाग में किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। उसने ठान लिया था कि वह कौड़ियों के दाम इसे कभी नहीं बेचेगा। वह जानता था कि सही खरीदार के लिए यह शराब सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि इतिहास का एक टुकड़ा है। रात की आखिरी बस में खिड़की के किनारे बैठकर वह बीजिंग की चमकती लाइटों को देख रहा था, पर उसका मन अपनी तंग कोठरी और उन घड़ों में अटका था। बस के झटकों के साथ उसका बैग उसके सीने से टकरा रहा था। उसे अपनी मेहनत और किस्मत पर भरोसा था। जब वह अपने किराए के कमरे में लौटा तो रात के 10 बज चुके थे और सन्नाटा पूरी इमारत पर हावी था। उसने बड़ी ही कोमलता से उस बैग को बिस्तर के नीचे सरकाया, जैसे कोई खजाना चोरों की नजरों से छुपा रहा हो। हाथ मुंह धोकर जब वह बिस्तर पर लेटा तो कमरे की छत पर उसे अपने सपनों के घर की धुंधली तस्वीर दिखाई देने लगी। वह जानता था कि इन घड़ों में बंद तरल पदार्थ ही उसे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं और जियांग की धड़कनें आधी रात का इंतजार कर रही थीं जब उसका सिस्टम अपडेट होने वाला था। अंधेरे में उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें भविष्य को बदलने की एक जलती हुई जिद थी। खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी उस खुले हुए घड़े पर पड़ रही थी, जिससे अभी भी हल्की महक उठकर जियांग को लुभा रही थी। उसने अपनी चादर ओढ़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि वह कल के नए संघर्ष के लिए तैयार हो सके।
पूरा कमरा उस डॉटर रेड की मीठी और मादक खुशबू में डूबा हुआ था, जो जियांग के संघर्षपूर्ण जीवन में एक सुनहरे भविष्य की गंध बनकर घुल गई थी। उसे यकीन था कि कल की सुबह उसके लिए सिर्फ नई धूप नहीं, बल्कि नई दौलत लेकर आएगी। आधी रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ है। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी जियांग ताओ के उत्सुक चेहरे को रोशन कर रही है, जिसकी आंखें घड़ी की सुइयों के 12 पर टिकने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जैसे ही डिजिटल घड़ी ने तारीख बदली, जियांग ताओ की उंगलियां बिजली की तेजी से इंटेलिजेंस सिस्टम को खोलने के लिए चलीं। उसका दिल किसी खजाने की खोज में निकले शिकारी की तरह धड़क रहा था। सिस्टम का इंटरफेस एक रहस्यमयी चमक के साथ खुला और स्क्रीन पर मकान मालिक लुकियान की तस्वीर के साथ उसकी जिंदगी का सबसे गहरा और अनसुना सच उभरने लगा। हंसमुख और जिंदादिल दिखने वाले 72 वर्षीय लुकियान की मुस्कुराहट के पीछे छिपी उस गहरी तन्हाई का खुलासा हुआ, जो रातों की खामोशी में उन्हें बिस्तर पर करवटें बदलने को मजबूर करती थी। स्क्रीन पर शब्दों की एक कतार उभरी, सच्चे प्यार की तलाश, एक बुजुर्ग दिल की वो आखिरी ख्वाहिश जो उम्र के इस पड़ाव पर भी किसी करिश्मे की उम्मीद लगाए बैठी थी। सिस्टम की गणना ने एक जादुई आंकड़ा दिखाया, 98% कंपैटिबिलिटी। रेड स्टार फर्नीचर मार्केट के बाहर शकरकंद बेचने वाली मां डोंगमेई ही लुकियान के जीवन की खोई हुई कड़ी थी। जैसे ही जियांग ताओ ने 88,888 युआन के इनाम और जीवन भर के लिए मुफ्त किराए की बात पढ़ी, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसके चेहरे पर एक शरारती मगर जीत वाली मुस्कान दौड़ गई। बूढ़े मकान मालिक का दिल तो अभी भी जवान है, जियांग ताओ ने अंधेरे में खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी और योजना बनाने का उत्साह साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन कल्पना की कि कैसे एक जलती हुई मशाल को सूखे घास के ढेर में फेंकने जैसा होगा इन दोनों को मिलाना, एक ऐसा धमाका जो प्यार और पैसों की बारिश कर देगा। जियांग ताओ ने अपनी खिड़की से बाहर सोए हुए बीजिंग की ओर देखा और सोचा कि कल ही वह शकरकंद बेचने वाली उस महिला की टोह लेने जाएगा, ताकि इस दिव्य मिलन की नींव रखी जा सके। रात के सन्नाटे में उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और बिस्तर में घुसते ही कंबल की गर्माहट में खो गया, लेकिन दिमाग में अब भी संतरे की कीमतों और सही समय के समीकरण घूम रहे थे। अगले 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान उसकी स्क्रीन पर नीली चेतावनी दे रहा था। सर्द हवाओं का अलर्ट तो था, पर कुछ ऐसा नहीं जो संतरे के व्यापार में भूचाल ला सके। अगर सिस्टम ने कहा है कि दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें मूंद लीं, जबकि बाहर की ठंडी हवा खिड़की के शीशों से टकराकर एक रहस्यमयी संगीत पैदा कर रही थी। सुबह के ठीक 6 बजे अलार्म की तीखी आवाज ने कमरे की शांति को भंग कर दिया। जियांग ताओ ने उनीदी आंखों से हाथ बाहर निकाला और अंधेरे में टटोलकर उसे बंद कर दिया। इससे पहले कि वह दोबारा नींद की आगोश में जाता, फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। जियाओ लियू का नाम फ्लैश हो रहा था, जो सुबह की इस खामोशी में किसी बड़े बदलाव का संकेत था। क्या? दाम बढ़ गए। फोन कान से लगाते ही जियांग ताओ की नींद उड़ गई और वह बिस्तर पर ऐसे उछलकर बैठा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। 6 युआन की कीमत सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक विजयी योद्धा की तरह मुक्का हवा में लहराया। उसकी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही थीं। आज नाश्ता मेरी तरफ से, उसने जोश में चिल्लाकर फोन रखा और फुर्ती से खिड़की का पर्दा हटाया, जहां बीजिंग की सुबह अभी भी धुंधली और ठंडी चादर ओढ़े हुए थी। बाहर बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं था। आसमान साफ था, लेकिन जियांग ताओ जानता था कि दूर कहीं पहाड़ियों के पीछे कुदरत ने उसके लिए खेल रच दिया है। थर्मस के गुनगुने पानी से चेहरा धोते हुए उसने आईने में खुद को देखा। दाबाव क्रीम की महक और काली भारी कोट की गर्माहट ने उसे आने वाले युद्ध के लिए तैयार कर दिया। गली में चलते हुए उसने एक सिगरेट सुलगाई। धुएं के छल्ले ठंडी हवा में विलीन हो रहे थे और उसके हर कदम में एक सफल बिजनेसमैन का आत्मविश्वास झलक रहा था। ओल्ड गो के ढाबे पर पहुंचते ही उसे अपने साथियों के ठहाके सुनाई दिए। लियू जियुआन और बाकी सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई भविष्यवक्ता हो। हमारा जियांग जुगे आ गया, लियू ने चिल्लाकर उसका स्वागत किया। मोबाइल दिखाते हुए बताया कि कैसे पश्चिमी चीन में आए बर्फीले तूफान ने संतरों की सप्लाई लाइन को काट दिया है। पूरे बीजिंग के फल व्यापारियों के चैट ग्रुप में हाहाकार मचा था। हर कोई संतरों के लिए ऊंचे से ऊंचे दाम देने को तैयार था और जियांग ताओ के पास उनका खजाना था। मेज पर बैठकर जियांग ताओ ने शांति बनाए रखी, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। उसकी हर एक पाई अब सोने में बदलने वाली थी। उसके साथी पछता रहे थे कि उन्होंने और निवेश क्यों नहीं किया।
जबकि जियांग ताओ अपनी दूरदर्शिता के मीठे फल का आनंद लेने के लिए तैयार था। खा लो पेट भरकर, आज हमें एक बड़ी जंग लड़नी है। उसने अपने भाइयों का उत्साह बढ़ाया। उनकी आंखों में जीत की चमक और भविष्य की उम्मीदें साफ देखी जा सकती थीं। नाश्ते के बाद जब चारों ट्रक जियांग ताओ के किराए के अहाते में पहुंचे तो संतरों की खुशबू और उनके नारंगी रंग ने पूरे माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। ट्रकों में बोरियां लादते वक्त जियांग ताओ की मेहनत पसीने की बूंदों के रूप में चमक रही थी। उसे पता था कि यह शुक्रवार उसकी तकदीर बदलने वाला है। शाह रिवर मार्केट का विशाल मैदान, 60,000 वर्ग मीटर का वो समंदर जहां इंसानों का रेला नए साल की खरीदारी के लिए उमड़ने वाला था, अब उनका इंतजार कर रहा था। धूल और शोर के बीच जब उनके ट्रक कतार में बाजार के अंदर दाखिल हुए तो अन्य छोटे व्यापारियों की निगाहें उन पर टिक गईं, जैसे कोई राजा अपनी सेना के साथ आया हो। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए इंजनों की गड़गड़ाहट और हॉर्न की आवाज ने उनके आगमन का ऐलान कर दिया। आज का बाजार उनका था। बाजार में जहां आम तौर पर दर्जनों संतरे वाले होते थे, आज वहां सन्नाटा था। कुदरत की मार ने सबको मैदान से बाहर कर दिया था। जियांग ताओ ने अपने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला तो सूरज की पहली किरणों ने उन चमकदार शुगर ऑरेंज को ऐसे रोशन किया जैसे वे कीमती रत्न हों। ग्राहकों की भीड़ उनकी ओर ऐसे खिंची चली आई जैसे प्यासा कुआं देखकर दौड़ता है। कीमतों की ऊंची लहरों के बावजूद लोग हाथ फैलाने लगे। उस भीड़ भरे बाजार के बीच जियांग ताओ और उसके साथी किसी साधारण व्यापारी की तरह नहीं, बल्कि शाह रिवर मार्केट के उन देवताओं की तरह खड़े थे जिनके हाथों में मिठास का पूरा नियंत्रण था। फलों की मंडी में सुबह का कोहरा अभी छंटा भी नहीं था कि जियांग ताओ के ट्रक के पहिए चरमराकर रुक गए। उनकी नजरों में एक गहरी साजिश और सधी हुई खामोशी थी। चारों दोस्त अगल-बगल खड़े थे, लेकिन उनकी नजरों में अजनबियों जैसी बर्फीली दूरी थी, जैसे किसी बड़े मिशन से पहले शिकारी अपनी पहचान छुपा रहे हों। लाल आर्मबैंड पहने एक बूढ़ा एडमिनिस्ट्रेटर अपनी लड़खड़ाती चाल से जियांग के ट्रक के पास आया। उसकी गहरी झुर्रियां मंडी के सालों पुराने भ्रष्टाचार और नियमों की गवाह थीं। जियांग ताओ ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और बड़ी नजाकत से उसे जलाकर बूढ़े की तरफ बढ़ाया। धुएं के छल्लों के पीछे उसकी मुस्कुराहट एक माहिर खिलाड़ी जैसी थी। 20 रुपए दिन के, बूढ़े की आवाज सूखी पत्तियों जैसी थी। जियांग ने बिना एक पल गवाए अपने फोन का कैमरा खोला और डिजिटल भुगतान की वो तीखी डिंग की आवाज सन्नाटे को चीर गई। क्या दोबारा पैसे देने होंगे अगर मैं माल भरकर वापस आऊं? जियांग की आंखों में चमक थी, जैसे वो पहले से ही आने वाली बड़ी जीत की रूपरेखा तैयार कर रहा हो। बूढ़े ने आश्वासन भरी नजरों से उसे देखा और जियांग ने अपने केबिन से भारी भरकम मेगाफोन बाहर निकाला, जो जल्द ही मंडी में शोर मचाने वाला उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। अभी मेगाफोन ऑन भी नहीं हुआ था कि हरे रंग की जैकेट पहने एक नखरीली बुढ़िया अपने हाथ में हरी प्याज झुलाते हुए जियांग के ट्रक के पास आकर एक जासूस की तरह माल को परखने लगी। 10 रुपए किलो। जियांग के लफ्ज साफ और अटल थे, जैसे उसने पत्थर पर लकीर खींच दी हो। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो सामने वाले को हिला देने वाला था। बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने प्याज को ऐसे कसकर पकड़ा जैसे वो जियांग के गले पर हाथ रख रही हो। पागल हो गए हो? कल तक तो 5 रुपए भाव था। जियांग ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अम्मा, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है, रास्ते बंद हैं, हम खुद 8 रुपए में खरीद रहे हैं। बुढ़िया बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। उसका गुस्सा मंडी की धूल में मिल रहा था, लेकिन जियांग के चेहरे पर शिकन तक न थी। उसे पता था कि शिकार लौटकर यहीं आएगा। जियांग ने मेगाफोन का बटन दबाया और पूरे इलाके में उसकी बुलंद आवाज गूंजने लगी, शुगर टेंगेरी, ताजा, रसीले, सिर्फ 10 रुपए किलो। आसपास के सेब और केले बेचने वाले दुकानदार अपना काम छोड़कर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। उनकी नजरों में जलन और हैरानी का मिलाजुला भाव था। वो बुढ़िया जियांग से निकलकर लियू जीवान के पास गई, फिर शान युफेई के पास। उसकी हर चाल में एक हारती हुई उम्मीद और बढ़ती हुई हताशा साफ झलक रही थी। जब उसने आखिरी दुकानदार झांग चाओ के पास भी वही 10 रुपए का भाव सुना तो उसके कंधे झुक गए। बाजार की ताकत ने उसकी जिद को तोड़ दिया था। 100 रुपए का कड़क नोट जियांग के हाथ में आया और बदले में रसीले संतरों का पूरा डिब्बा बुढ़िया की गोद में। जियांग की पहली जीत का स्वाद उन संतरों से भी मीठा था। दोपहर होते होते जियांग का ट्रक खाली होने लगा। लोग ऐसे टूट पड़े थे जैसे अकाल के बाद दाना मिला हो। हर बॉक्स के साथ जियांग की तिजोरी भारी हो रही थी।
सूरज सिर पर था और जियांग के खाते में 30,000 युआन जमा हो चुके थे। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और स्टीयरिंग व्हील को चूम लिया। यह चमत्कार से कम नहीं था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। लियू का मैसेज था, भाई खबर देखो, हमारे संतरे इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं, हम ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुगर टेंगेरीन 8वें नंबर पर था। पूरे देश में बर्फबारी ने इसकी किल्लत कर दी थी और जियांग की दूरदर्शिता ने उसे रातों रात बेताज बादशाह बना दिया था। जियांग की मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर समा नहीं रही थी। उसने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धूल उड़ाते हुए दोबारा माल भरने के लिए गोदाम की तरफ निकल पड़ा। दोपहर के 2 बजे तक उसके साथियों के ट्रक भी खाली हो गए। मंडी में चारों तरफ सिर्फ उनके मेगाफोन की गूंज और खाली पड़े बक्सों का ढेर लगा था। शाम के 7:30 बजे तक जियांग ने अपना दूसरा ट्रक भी खाली कर दिया। डूबते सूरज की लालिमा उसकी थकान को एक सुनहरी चमक में बदल रही थी। रात को एक आलीशान रेस्टोरेंट में मेज सजी थी। मशरूम चिकन, मसालेदार मीट और रोस्ट डक की खुशबू ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। चेयर्स, गिलासों के टकराने की आवाज ने जीत का जश्न मनाया। जियांग ने अपने भाइयों को दावत दी थी। उसकी उदारता उसकी सफलता जितनी ही बड़ी थी। भीड़ के शोर और ठहाकों के बीच झांग चाओ की फीकी मुस्कुराहट एक अलग ही कहानी कह रही थी। वो साथ होकर भी अपनी किस्मत की हार के कारण सबसे मीलों दूर खड़ा था। रेस्टोरेंट की धुंधली पीली रोशनी में मेज पर सजी मछलियों और मांस के अवशेष दिन भर की थकान और जीत का जश्न मना रहे थे। चारों तरफ मसालों की खुशबू और हल्की गर्माहट फैली थी। जियांग ताओ काउंटर पर खड़ी मालकिन की ओर बढ़ा, जिसकी आंखों में एक अनुभवी दुकानदार की चमक थी। 308 रुपए का बिल उसने मुस्कुराते हुए बराबर किया। मालकिन ने हाथ बढ़ाकर सबको कोला की छोटी बोतलें थमाईं, मानो यह केवल एक पेय नहीं बल्कि उनकी मेहनत का एक छोटा सा इनाम हो। बाहर की ठंडी हवा चेहरे पर लगते ही चारों दोस्तों के ठहाके गूंज उठे। उनके साए सड़क की पीली लाइटों में लंबे और गहरे नजर आ रहे थे। लियू जियुआन ने कंधे से कोहनी मारते हुए जियांग ताओ पर मालकिन के नाम की फप्ती कसी, जिससे हवा में शरारत और हंसी का दौर शुरू हो गया। जियांग ताओ ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए मजाक में कहा कि यह उसका निजी आकर्षण है, पर उसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर एक संजीदगी छिपी थी। जुआ, शराब और सिगरेट से कोसों दूर, जियांग ताओ का चरित्र बीजिंग की इस भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में भी एक शांत और साफ दरिया की तरह था। 20 स्क्वायर मीटर का वो छोटा सा कमरा, जहां अब 4 भारी भरकम शरीर दीवारों को सिकोड़ रहे थे, पर उस तंग जगह में उम्मीदों का आसमान बहुत बड़ा था। झांग चाओ ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। अब मजाक खत्म था और हिसाब किताब की गंभीर मेज सज चुकी थी। जियांग ताओ ने कांपती उंगलियों से फोन निकाला। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मानो कोई जादुई पिटारा खुलने वाला हो। आज के पहले ही दिन एक नौसिखिए ने सबको पछाड़ दिया था। जियांग ताओ के फोन पर 73,200 रुपए का आंकड़ा चमक रहा था। लियू जियुआन की सांसें तेज हुईं जब उसने अपना आंकड़ा 68,700 देखा। उसकी आंखों में दिन भर की धूल और मेहनत अब सोने की तरह चमक रही थी। झांग चाओ और शान युफेई ने भी क्रमशः 63,000 और 60,800 के आंकड़े पेश किए। कमरे में अब सिर्फ कैलकुलेटर के बटनों की आवाज थी। कुल योग 2,65,700। यह संख्या फोन की स्क्रीन पर क्या उभरी, कमरे में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई और सबकी धड़कनें एक साथ रुक गईं। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा। लियू जियुआन का गला सूख गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साल भर की कमाई एक दिन में सामने खड़ी है। बाजार के पागलपन और बढ़ते दामों ने लोगों में एक अजीब सी होड़ पैदा कर दी थी, जिसका फल आज इन 4 जोड़ी हाथों में सिमटा हुआ था। जियांग ताओ ने अपनी खुशी को एक गहरी सांस के जरिए काबू किया और शांति से कहा, अभी जश्न का वक्त नहीं है, अभी पूरा आंगन खाली करना बाकी है। दोस्तों की आंखों में घर लौटने और एक शानदार नया साल बिताने के सपने तैरने लगे। उन छोटे कमरों में अब बड़े घरों की कल्पनाएं जन्म ले रही थीं। झांग चाओ के मन में एक टीस उठी। उसने ठान लिया कि अगले साल वह फिजूल खर्ची छोड़कर जियांग ताओ की तरह पैसे बचाएगा। हिसाब की सुइयां घूमी और जियांग ताओ के हिस्से में आए 1,88,647 रुपए। एक ही दिन में उसने ओल्ड माँ का सारा कर्ज उतारने लायक दौलत कमा ली थी। कमरे में नोटों की गड्डियां नहीं थीं, पर डिजिटल स्क्रीन पर बढ़ते नंबर्स ने सबकी आंखों में एक नशा सा भर दिया था। जियांग ताओ ने बड़े दिल का परिचय देते हुए झांग चाओ को 2,000 रुपए की दिहाड़ी देने का प्रस्ताव रखा, जिससे झांग की आंखें कृतज्ञता से भर आईं।
झांग चाओ को अपनी पिछली ईर्ष्या पर शर्म महसूस हुई। उसने मन ही मन कसम खाई कि कल वह बाई गेजुआंग के बाजार में अपनी जान झोंक देगा। अचानक जियांग ताओ के पॉकेट में फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जूली का नाम देखते ही बाकी दोस्त मुस्कुराते हुए विदा लेने लगे। दोस्त बाहर निकले तो ठंडी रात और भी हसीन लगने लगी। वे ताश खेलने और कल की जीत की योजना बनाने के लिए अंधेरे में उझल हो गए। वीडियो कॉल पर पत्नी की आवाज सुनते ही जियांग ताओ की सारी थकान मिट गई। वह अपने बिस्तर के कोने पर बैठकर गांव की गपशप में खो गया। 1.5 घंटे की लंबी बातचीत के बाद जब फोन कटा तब रात के 10 बज रहे थे और जियांग ताओ ने सबसे पहले ओल्ड माँ का कर्ज चुकाकर चैन की सांस ली। बीजिंग की सर्द रात के सन्नाटे में जियांग ताओ के कमरे की खिड़की पर ओस की परत जमी है और बाहर पीली स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी बर्फ की आहट का इंतजार कर रही है। बिस्तर की सिलवटों के बीच लेटा जियांग ताओ अपने पुराने फोन की नीली रोशनी में डूबा है, जहां ओल्ड माँ के कर्ज चुकाने का कन्फर्मेशन मैसेज चमक रहा है। नल से गिरती पानी की आखिरी बूंद की आवाज कमरे की खामोशी को चीरती है जब जियांग ताओ तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए बिस्तर की गर्माहट में सिमट जाता है। ऑडियो बुक की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही है, लेकिन उसकी आंखें छत के जालों में एक ड्रिफ्टिंग यूथ के उलझे हुए सपनों को तलाश रही हैं। बचपन की शरारतें अब उसकी आंखों की गहराई में जम चुकी हैं। वहां अब सिर्फ नोटों की खनक और बैंक बैलेंस बढ़ाने की एक ठंडी जिद दिखाई देती है। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 12 पर मिलती हैं, जियांग ताओ का चेहरा इंटेलिजेंस सिस्टम की रहस्यमयी नीली आभा से जगमगा उठता है। सिस्टम के वर्चुअल इंटरफेस पर टुडेज इंटेल के शब्द किसी डिजिटल जादुई किताब की तरह उभरते हैं जो उसकी किस्मत पलटने का दावा कर रहे हैं। दोपहर 14:30 से 14:35। 20% सब्सिडी। जियांग ताओ की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और उसके चेहरे पर अविश्वास और लालच की एक मिलीजुली लकीर खींच जाती है। वो खाली कमरे में खुद से फुसफुसाता है, क्या ओल्ड माँ सच में नए साल की खैरात बांट रहे हैं या यह कोई डिजिटल मायाजाल है? स्क्रीन पर लिखा 2 लाख युआन की सीमा उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है और वह गणित की जटिल गणनाओं में उलझने लगता है। एक काल्पनिक पत्नी को ट्रांसफर करने पर 40,000 का सीधा फायदा, यह सोचकर जियांग ताओ के होठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर जाती है। क्या ओल्ड माँ का ज़मीर नहीं दुखेगा, वह मजाक में सोचता है, जबकि उसका अंगूठा बेताबी से फोन की स्क्रीन को सहला रहा है। अचानक सिस्टम का रंग बदलकर गहरा नीला हो जाता है और एक चेतावनी फ्लैश होती है। माँ डोंगमेई ने सुबह 4 बजे की ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है। जियांग ताओ के माथे पर पसीने की बूंद चमकती है। 20 जनवरी की तारीख का मतलब है कि उसकी मेहनत के 88,888 युआन हमेशा के लिए बीजिंग से ओझल होने वाले हैं। मकान मालिक का प्यार और मेरे पैसे दोनों दांव पर हैं। वह मुट्ठी भींचकर अंधेरे में बुदबुदाता है, जैसे किसी युद्ध की योजना बना रहा हो। अगली सुबह मटन सूप की गर्म भाप और उबलती खुशबू के बीच जियांग ताओ अपने साथियों के साथ भविष्य की चर्चा करता है। झांग चाओ उत्साह में चिल्लाता है, भारी बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए हैं। जियांग ताओ की आंखों में मुनाफा चमकता है, क्योंकि सब्जियों की कमी का मतलब है उसके फलों की ऊंची कीमत। 4 भारी भरकम ट्रक चीनी संतरों से लदे हुए बीजिंग की सड़कों पर किसी काफिले की तरह दौड़ रहे हैं। टायरों के नीचे कीचड़ छिटक रहा है। बाजार का शोर, मोलभाव करती भीड़ और जियांग ताओ का छोटा सा मेगाफोन चीख रहा है, मीठे संतरे सिर्फ 10 युआन। जैसे जैसे समय 14:25 के करीब आता है, जियांग ताओ का दिल किसी ड्रम की तरह धड़कने लगता है। वह हाथ में आए हर नोट को किसी सिपाही की तरह गिन रहा है। उसके पास 2 लाख की रकम पूरी नहीं है, इसलिए वह कांपते हाथों से पे ऐप पर कर्ज का बटन दबाता है। जोखिम की ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ जाती है। ठीक 14:30 बजे, जब बाजार का शोर अपने चरम पर है, जियांग ताओ दुनिया से कटकर अपनी फोन स्क्रीन के भीतर की जादुई दुनिया में प्रवेश करता है। वह शूली के नाम पर 2 लाख युआ टाइप करता है और अचानक नीचे लाल अक्षरों में -40,000 फीट चमकता है। एक ऐसा दृश्य जो किसी चमत्कार जैसा है। कांपते हुए अंगूठे से वह कन्फर्म दबाता है और एक झटके में 40,000 युआन उसके बैंक खाते में किसी लूट के माल की तरह जमा हो जाते हैं। क्या यह कोई बग है? क्या वे वापस ले लेंगे? खुशी की जगह अचानक डर उसके चेहरे पर अपनी जगह बना लेता है। उसकी नजरें इधर-इधर किसी जासूस की तरह घूमने लगती हैं।
तभी एक ग्राहक चिल्लाता है, अरे, मेरे पैसे कम क्यों कटे? जियांग ताओ को एहसास होता है कि पूरा बाजार अनजाने में ओल्ड माँ की जेब काट रहा है। सर्द दोपहर की धूप में खड़ा जियांग ताओ अपने फोन को कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा राज अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। बैडोंग मॉल के कांच के दरवाजों से छनकर आती सुनहरी धूप पिंक काउंटी की सर्द दोपहर को गरमा रही है, जहां लाल लालटेनें और नया साल मुबारक के बैनर हर कोने में उत्सव की चकाचौंध बिखेर रहे हैं। मॉल के शोर शराबे के बीच जूली अपनी माँ और बहन के पीछे शांत कदमों से चल रही है। उसकी निगाहें चमकते हुए शोरूम्स पर तो हैं, पर मन कहीं और उलझा हुआ है। छोटी जियांग जू अपनी नानी का हाथ थामे उछल रही है। उसके चेहरे पर नए लाल कपड़ों की खुशी किसी खिलते हुए गुलाब जैसी ताज़ा और मासूम लग रही है। जूशा गर्व से अपने नए काले लंबे जूतों की खनक फर्श पर बिखेर रही है। उसके हाथों में 3000 युआन की शॉपिंग के बैग्स उसकी आधुनिक जीवन शैली का प्रमाण दे रहे हैं। दुकान के शीशे में अपनी परछाई देखते हुए जूली धीरे से अपने पिछले साल के लाल कोट को सहलाती है, जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी है, पर यादें आज भी ताज़ा हैं। दीदी, क्या आप सच में कुछ नहीं लेंगी? जूशा का स्वर तीखा है, जैसे वह अपनी बहन की सादगी को एक बोझ समझ रही हो। छठी मंजिल के फूड कोर्ट में नूडल्स की भाप के बीच जूशा के चेहरे पर असंतोष की लकीरें गहरी हो जाती हैं, जब वह जियांग ताओ का जिक्र एक असफल व्यक्ति की तरह करती है। वह सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, बाकी तो बेकार हैं। जूशा के ये कड़वे शब्द हवा में किसी ठंडी छुरी की तरह तैरते हैं, जिससे जूली का चेहरा पीला पड़ जाता है। जूली की खूबसूरती बिना किसी श्रृंगार के भी ऐसी है जैसे भोर का सूरज। उसकी गोरी रंगत और सजीली गर्दन किसी ऊंचे घराने की मालकिन जैसी लगती है, जो एक गांव की बहू बन गई है। जब वह अपनी 6 साल की बेटी के साथ चलती है तो लोग उसे जियांग जू की बहन समझ बैठते हैं। यह कुदरत का वह तोहफा है जिसे जूशा हमेशा से पाना चाहती थी। जूशा अपने मन में तुलना करती है। अपनी छोटी कदकाठी और गोल चेहरे को देखकर वह अपनी बहन की किस्मत पर झल्लाती है कि इतनी सुंदरता जियांग ताओ जैसे मामूली इंसान पर क्यों जाया की गई। फूड कोर्ट की शोर शराबे वाली मेज पर डू योंगमेई अपनी बेटी जूली के हाथों को थाम लेती है। उसकी आंखों में ममता और दुख का एक अजीब मिश्रण है। लिली, नया साल है, कुछ तो ले लो। माँ की आवाज में मिन्नत है, जैसे वह अपनी बेटी के त्याग के पीछे छिपी गरीबी को ढकना चाहती हो। जूली मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों के कोने में घर के 80,000 युआन के कर्ज का साया साफ देखा जा सकता है, जो उसे महंगे कपड़ों से दूर रखता है। वह कल्पना करती है जियांग ताओ की, जो कड़कड़ाती ठंड में दूर शहर में पसीना बहा रहा होगा ताकि घर की दीवारें मजबूत हो सकें। मेरा पति कभी मना नहीं करता माँ। जूली का बचाव किसी ढाल की तरह है। वह अपनी माँ के गले लगकर एक मासूम बच्ची की तरह लाड़ जताने लगती है। जूशा की आंखों में तिरस्कार है। वह अपने नूडल्स को जोर से चबाते हुए बड़बड़ाती है, पापा इस उम्र में 10,000 कमाते हैं और जियांग ताओ अभी भी 7-8 हजार पर अटका है। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां जैसे रुक जाती हैं जब जूली अपनी बहन को एक सख्त चेतावनी भरी निगाह से देखती है। उसका शांत स्वभाव अब ज्वालामुखी बनने को तैयार है। जूशा, खबरदार, जो मेरे पति के बारे में फिर से ऐसा कुछ कहा। जूली की आवाज में वह गरिमा और अधिकार है जो सिर्फ एक समर्पित पत्नी में होता है। डू योंगमेई बीच में हस्तक्षेप करती है। उसका चेहरा अड़ोस पड़ोस की तुलनाओं से थका हुआ है। आंटी लियू के दामाद ने 1.5 लाख कमाए हैं और तुम यहाँ पाई पाई बचा रही हो। मॉल का संगीत और लोगों की हंसी जूली के कानों में गूंजने लगती है। उसे लगता है जैसे उसका आत्मसम्मान समाज की इन तुलनाओं के नीचे दब रहा है। वह अपनी मेज पर रखे पुराने फोन की स्क्रीन को देखती है, जो अंधेरे में एक मध्यम उम्मीद की तरह शांत पड़ा है। अचानक पूरे फूड कोर्ट के शोर को चीरती हुई एक तेज धातु जैसी खनक सुनाई देती है, जैसे हजारों सोने के सिक्के एक साथ गिर रहे हों। जूली के फोन की स्क्रीन एक नीली रोशनी से जगमगा उठती है, जो उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक बिखेर देती है। एक मशीनी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर पास की मेजों पर बैठे लोग भी ठिठक जाते हैं। जी पे 2 लाख युआन प्राप्त हुए। डू योंगमेई का हाथ हवा में रुक जाता है और जूशा के मुंह से नूडल्स का निवाला लगभग गिरने को होता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जूली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह कांपते हाथों से फोन उठाती है, जहां स्क्रीन पर जियांग ताओ का नाम और 6 अंकों की वह बड़ी रकम किसी जीत के परचम की तरह लहरा रही है। होटल के शोर शराबे के बीच
मेज पर रखे शूली के फोन की स्क्रीन अचानक एक तीखी और गूंजती हुई विस्की आवाज के साथ जल उठी, जिसने आसपास की सारी बातचीत को एक पल में खामोश कर दिया। शूली, उसकी मां डू योंगमेई और छोटी बहन शूशा की नजरें एक साथ उस चमकती हुई स्क्रीन पर जम गईं, जैसे किसी शिकारी की नजर अपने शिकार पर टिक जाती है। सिर्फ जियांग शुए बेपरवाह थी। वह अपनी प्लेट में रखे फ्राइड राइस का आनंद लेते हुए चम्मच चला रही थी, जैसे दुनिया की कोई भी हलचल उसके खाने के स्वाद से बड़ी न हो। शूशा के मुंह में नूडल्स दबे हुए थे। उसने फटी आंखों से स्क्रीन को देखा और हकलाते हुए पूछा, दीदी, क्या किसी ने आपको सच में 2 लाख रुपए भेजे हैं? डू योंगमे के चेहरे पर हैरानी और शक की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी बेटी की आंखों में झांकते हुए ऊंची आवाज में कहा, लिली, जल्दी देख, इस वक्त इतनी बड़ी रकम किसने ट्रांसफर की है? शूली ने कांपते हाथों से फोन उठाया, फिंगरप्रिंट लॉक खोला और धड़कते दिल के साथ जीपे ऐप की नीली स्क्रीन पर अपनी उंगली फिराई। जैसे ही उसे भेजने वाले का नाम पति दिखाई दिया, उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जैसे तपती धूप के बाद अचानक ठंडी फुहारें गिर गई हों। यह मेरे पति हैं, शूली ने अपनी मां और बहन की ओर गर्व से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जीत और सुकून दोनों घुले हुए थे। उसकी आंखों की चमक साफ कह रही थी, देख लिया तुम सबने? जिसे तुम कमजोर समझ रही थीं, उसी ने आज मेरी झोली खुशियों से भर दी है। डू योंगमे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अविश्वास के साथ पूछा, जियांग ताओ ने? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? वो तो सिर्फ 7-8 हजार कमाता है। शूशा ने भी तंज कसते हुए अपनी मां का साथ दिया। हाँ दीदी, इतना पैसा तो वो साल भर गधे की तरह मेहनत करके भी नहीं जोड़ सकता, फिर ये जादू कैसे हुआ? शूली के मन में भी सवालों का बवंडर उठा। उसने तुरंत वीचैट खोला और जियांग ताओ को वीडियो कॉल मिला दी। उसका दिल किसी इंजन की तरह तेज धड़क रहा था। देश के दूसरे कोनों में हजारों लोग जी पे की सब्सिडी का जश्न मना रहे थे, लेकिन यहाँ शूली के लिए वो 2 मिनट 2 सदियों के बराबर भारी लग रहे थे। तीसरी ही रिंग पर कॉल रिसीव हुआ और स्क्रीन पर जियांग ताओ का चेहरा उभरा, जिसके पीछे संतरों से लदी एक विशाल गाड़ी और बाजार की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। ओए होए मेरी जान, क्या पैसे मिल गए? जियांग ताओ की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास और मर्दाना अंदाज था, जो शूली ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शूली ने चहकते हुए पूछा, हाँ मिल गए, पर सच बताओ, इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? जियांग ताओ जोर से हंसा और बोला, पागल हो क्या? ये सब पिछले कुछ दिनों की मेहनत है। संतरों के व्यापार ने किस्मत बदल दी है। अब बस दिल खोलकर खर्च करो। डू योंगमेई और शूशा एक दूसरे का चेहरा ताकने लगीं। उनकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि जिस शख्स की वे अभी बुराई कर रही थीं, उसने अपने काम से उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। शॉपिंग कर रही हो ना? तो सुनो, कंजूसी मत करना। अपने लिए बेहतरीन जूते और नए साल के कपड़े लेना। पैसे की फिक्र अब मैं संभाल लूंगा। जियांग ताओ की आवाज में फौलादी भरोसा था। शूली ने फोन पर ही एक फ्लाइंग किस उछाली और शर्माते हुए कॉल काटा। उसकी आंखों में अपने पति के लिए इज्जत और प्यार कई गुना बढ़ गया था। दिल्ली के बैगेजुआन बाजार में जियांग ताओ ने घड़ी देखी, 2:35। उसने एक ठंडी आह भरी, क्योंकि उसकी भोली पत्नी ने भारी सब्सिडी का सुनहरा मौका गवा दिया था। सिस्टम के कड़े नियमों ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, जो मिला है उसमें खुश रहना ही समझदारी है। शाम ढलते ही बाजार का शोर शांत होने लगा। आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया और जियांग ताओ अपनी टीम के साथ वापस शाओशान्हे की ओर चल पड़ा। कल वाली ही मेज, वही पुरानी कुर्सियां, लेकिन आज माहौल में एक अलग ही जीत की खुशबू थी, जैसे कोई बड़ी जंग जीतकर सिपाही लौटे हों। जब हिसाब की बारी आई तो कैलकुलेटर के अंक जियांग ताओ की किस्मत की गवाही दे रहे थे। आज की कुल कमाई 2,77,000 के पार जा चुकी थी। जियांग ताओ के हिस्से में अकेले 1,96,000 आए और ओल्ड माँ वाली रकम जोड़कर आज का कुल मुनाफा 2,36,833 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लियू जिवान और शान युफेई को भी करीब 38-38 हजार मिले। उनके चेहरों पर लालच नहीं, बल्कि जियांग ताओ के प्रति एक गहरी कृतज्ञता और वफादारी साफ झलक रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में मेज पर बिखरे नोटों की गड्डियां किसी युद्ध में जीती गई जागीर जैसी लग रही हैं, जिनकी महक हवा में कामयाबी का नशा घोल रही है। लियू जिवान और उसके साथी अपनी कुर्सियां पीछे धकेलते हैं। उनके चेहरों पर विदा लेने की मुस्कुराहट है
और आंखों में जियांग ताओ के लिए एक नया सम्मान। भाभी से इत्मीनान से बात कीजिए भाई, कहते हुए वे बाहर अंधेरे गलियारे में गायब हो जाते हैं। उनके कदमों की आहट सीढ़ियों पर धीरे धीरे शांत हो जाती है। जियांग ताओ के फोन की स्क्रीन अचानक थरथराती है और रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठता है। वीडियो कॉल पर उसकी पत्नी जूली का नाम चमक रहा है। स्क्रीन खुलते ही जूली का चेहरा सामने आता है। उसने हल्के गुलाबी रंग का रोएंदार नाइट सूट पहना है और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेताबी और चमक है। जल्दी बताओ पतिदेव, इन 2 दिनों में हम कितने अमीर हो गए। जूली के स्वर में खिलखिलाहट और जिज्ञासा का एक अनोखा मिश्रण है। जियांग ताओ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकता है। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आती है जब वह उस 56,000 युआन के कर्ज का जिक्र करता है जो उसने पत्नी से लिया था। ओह, तो तुम पहले से जानते थे कि संतरों के दाम आसमान छुएंगे। जूली की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे उसे अपने पति के भीतर छिपे किसी जीनियस का पता चला हो। जियांग ताओ अपनी पत्नी की मासूमियत पर हंस पड़ता है। फोन के कैमरे में देखते हुए वह उसे सयानी पत्नी कहकर चिढ़ाता है, जिससे जूली के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर धोखा खा गई थी। जूली मजाक में अपनी नाक सिकोड़ती है, पर उसकी नजरों में जियांग ताओ के लिए बेपनाह प्यार साफ झलकता है। बातचीत के बीच जूली अचानक गंभीर हो जाती है। उसका चेहरा फोन की स्क्रीन के करीब आता है, जैसे वह कोई बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली हो। क्या तुम्हें पुरुषों के असंभव त्रिभुज, इम्पॉसिबल ट्रायंगल के बारे में पता है? वह धीमे स्वर में पूछती है, जिससे जियांग ताओ की भौहें असमंजस में तन जाती हैं। जियांग ताओ अनजाने में नीचे की ओर देखता है और एक बेवकूफाना सा मजाक करता है, जिससे जूली झुंझलाकर अपना सिर पीट लेती है। खूबसूरती, दौलत और वफादारी, एक मर्द के पास ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जूली की आवाज में अब एक हल्की सी चिंता की लकीर उभर आती है। वह जियांग ताओ को गौर से देखती है। तुम हैंडसम हो, अब पैसा भी कमा रहे हो, क्या तुम बदल तो नहीं जाओगे? उसके शब्दों में एक डर और अधिकार दोनों हैं। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसता है। उसका हाथ अनजाने में अपनी खुरदरी ठुड्डी पर जाता है। वह इस डर को अपनी मोहब्बत से शांत करने की कोशिश करता है। 1.5 घंटे तक चलने वाली वह कॉल किसी मीठी लोरी की तरह खत्म होती है, जब जूली अपनी छोटी बेटी जियांग शुए को नहलाने के लिए भारी मन से फोन काटती है। कमरे में अब फिर से खामोशी है। जियांग ताओ मेज पर रखा एक छोटा सा आईना उठाता है और अपनी पुरानी होती सूरत को गौर से निहारता है। आईने में उसे एक थका हुआ लेकिन रसूखदार चेहरा दिखता है, जिसकी आंखों के किनारे हल्की झुर्रियां हैं पर चमक किसी जवान लड़के जैसी। वह पुराने दिनों को याद करता है जब जूली ने उसे स्कूल की वर्दी में देखा था और कैसे उनका इश्क शादी के लाल जोड़े तक जा पहुंचा। आईना नीचे रखकर वह अपना फोन उठाता है और बैंक बैलेंस चेक करता है। 245,897.66 की वो जादुई संख्या उसे एक गहरी राहत की सांस लेने पर मजबूर कर देती है। कर्ज चुकाने के बाद जब वह अपना कुल नेट वर्थ जोड़ता है तो उसे एहसास होता है कि महज 11 दिनों में उसकी किस्मत ने एक अविश्वसनीय यूटर्न लिया है। शुक्रिया भाई टोंगजी, वह मन ही मन उस रहस्यमयी सिस्टम का आभार व्यक्त करता है जिसने उसे 5 साल की मजदूरी से बचा लिया। वह सिस्टम का इंटरफेस खोलता है, जहां मां डोंगमेई नाम की महिला के बीजिंग छोड़ने की चेतावनी किसी खतरे के लाल निशान की तरह चमक रही है। जियांग ताओ की नजरें 1 लाख युआन के अपग्रेड बटन पर टिक जाती हैं। उसका दिल पैसे जाने के डर और ज्यादा अमीर बनने के लालच के बीच झूलने लगता है। वह ठान लेता है कि कल संतरों का पैसा मिलते ही वह सिस्टम को अपग्रेड करेगा, क्योंकि वक्त की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। बिस्तर पर लेटकर वह फोन के सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करने लगता है, जहां अपनी साली और परिवार की खुशहाल तस्वीरें देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है।